हेलो एवरीवन। आज हम MPPSC का जो पीछे इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, वी आर हेयर टू एनालाइज दैट पेपर। उस पेपर में द पेपर वाज कंसिस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च एंड लिटरेचर। 3 हिस्से उसके आपको दिखते हैं। वेटेज लिंग्विस्टिक्स का और रिसर्च का बहुत ज़्यादा नहीं था, लिटरेचर का था। इस पेपर को मैं अगर 2 चीज़ों से देखने की कोशिश करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राजस्थान के हिसाब से और MP के हिसाब से इस पेपर को देखा जाए, या फिर आप पीछे राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है और अभी जो मध्य प्रदेश बोर्ड का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, इनमें कंपेयर करके देखें तो आपका जो सिलेबस दे रखा है, इससे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़, कई चीज़ तो टाइटल बेस ही पूछ ली गई है, और जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है ठीक ठाक, उसको इस पेपर में कोई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी तरफ जो राजस्थान का पेपर हुआ था, उसमें आपको दिखेगा कि वहाँ ट्रेंड भी यही है और पीछे वक्त से देखा जा रहा है, वो ये कि पेपर में एक हिस्से को मजबूत बनाया जाता है। एक हिस्से को, कहीं थ्योरी के हिस्से को, कई बार 2014 के आसपास जब पेपर हुआ था, पुराने वक्तों में देखें तो वहाँ इंडियन और अदर वर्ड के क्वेश्चन थे, वो ठीक ठाक थे। फिर आगे देखा जाए तो दूसरे हिस्से में इसके बाद जब पेपर हुआ, वहाँ थ्योरी ठीक ठाक थी। फिर अगले तीसरा जो एग्ज़ाम हुआ थ्योरी और क्रिटिसिज्म 2020 के बाद जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें ऐसा चलन देखने को मिला। यहाँ इस पेपर में MP वाले में राजस्थान के भी कोई बच्चे ने पेपर दिया है या फिर MP का भी ठीक ठाक पढ़ के दिया, तो उसको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं थी। इस पेपर में बहुत ही एवरेज पेपर था। आपने पेपर एनालाइज भी किया होगा, देखा भी होगा, आंसर की भी मैच कर ली होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ मैं कंपेयर करके वैसे मोटा मोटी बात करी। इस पेपर में आपके पास 150 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास 1/4 है। 1/4 होती है तो उसमें एक आसानी ये भी रहती है, आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हो। तो और राजस्थान में यहाँ 1/3 देखने को मिलती है और एक क्वेश्चन के 3 नंबर वाली वही बात। तो किसी भी लहजे में, किसी भी हिसाब से एनालाइज करके देखें तो यहाँ ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं थी। अब इस पेपर को अपन एनालाइज करके देखते हैं, इसके आंसर के क्वेश्चन के किस हिसाब से क्या पूछे गए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन से अपन शुरू करें। ये यहाँ आपके पास रिसर्च से आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को आपस में जक्सटपोज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ इस क्वेश्चन में जवाब है अपने पास, वो है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में जब कुछ तस्वीरों से कोई चीज़ एनालाइज करी जा रही है तो इंसान के इंटरनल एस्पेक्ट हैं वो खुल के आते हैं, उसके ऊपर बात है। हमारा चाहे रिसर्च का यहाँ हिस्सा देखें, यहाँ हम लिटरेचर का देखें या लिंग्विस्टिक्स का देखें, आपका जो सिलेबस दिया गया था उसमें डीप डाउन अप्रोच में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा आपको कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक मुश्किल हो रही है पेपर को एनालाइज करने में भी, या पेपर के क्वेश्चंस को, आंसर को ढूंढने में भी, या एग्जाम हॉल में भी। बहुत ही सरफेस लेवल से चीज़ें पूछी दिखती हैं आपको। जैसे अपन लिटरेचर वाले हिस्से की तरफ आगे बढ़ें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नोट टेकन व्हाट डज द स्पीकर अल्टीमेटली से दैट मेड ऑल द डिफरेंस। रोड नोट टेकन एक ही चीज़ है, जो ट्रोडन पाथ है उसे एक्सेप्ट ना करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मॉडर्न पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी फ्री वर्स के अंदाज में लिखने की वाली जो चीज़ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के अंदर इस वर्क को अपन इसी तरीके से जानते हैं। किस वजह से? कि जो दुनिया जहां चल रही है वहां फ्रॉस्ट नहीं गए और उन्हीं चीज़ों ने डिफरेंस क्रिएट किया। इस पोएम की
अपन थीमेटिक कंसर्न देखें तो वो एक ही सामने आती है, और वो यहाँ यही दिख रही है ऑप्शन के अंदर, टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। जो भी रास्ते किसी दूसरे ने चुने, फ्रॉस्ट उससे अलग इतर जा रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे अपन देखें, क्वेश्चन है अपने पास फर्न हिल से। यहां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक वेल्स पोएट डिलन थॉमस से। डिलन थॉमस के बारे में अपन ये जानते हैं, उसे न्यू रोमांटिक कहा जाता है। पुराने वक्त में जो रोमांटिक अप्रोच थी, थॉमस है उसी को लेके आ रहे हैं मॉडर्न एज के अंदर। जैसे उनका एक फेमस वर्क है डोंट गो जेंटल इनटू दैट नाइट, वैसे ही एक वर्क फर्न हिल। इनकी राइटिंग में खुद के बचपन से जुड़ी हुई चीजें काफी दिखती हैं। ये अगर अपन को पोएम के बारे में फर्न हिल के नहीं मालूम, तो हमको इनकी दूसरे वर्क जो भी पढ़ते हैं या इनकी बायोग्राफिकल डिटेल पढ़ते हैं, तभी ये चीज खुल के सामने आती है। तो यहाँ तीसरे ऑप्शन में ऐसी कोई चीज आपको नजर आ रही है तो वही आंसर दिखेगा। फर्न हिल, what is suggested by the line time held me green and dying? Time, option 1, time protects human being from death forever. Option B is youth and mortality exist simultaneously in human life. Nature is strong than memory. The speaker rejects the idea of growing old. Youth, time held me green and dying. वक्त के पास क्या है? दोनों चीजें हैं, यूथ भी है, मॉर्टेलिटी भी है, साइमल्टेनियसली इन ह्यूमन लाइफ। तो ऑप्शन बी है, यही उनके ऑप्शन यहां दिखेगा। तो चाइल्डहुड, ग्रोथ, बचपन की जिंदगी, जैसे इनका दूसरा वर्क मैं बता रहा था डोंट गो जेंटल इनटू द नाइट, तो वहां भी यही अप्रोच आपको देखने को मिल रही है। पुराने वक्त के पास आपके पास बचपन में यूथ है, स्लोली ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप मॉर्टेलिटी की तरफ, आप डेथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद, व्हाई इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन प्राइमरीली ए नॉवेल अबाउट सेल्फ डिल्यूजन? सेल्फ डिल्यूजन, पिप अटेम्प्ट्स टू बिकम ए जेंटलमैन वेनली। और डिल्यूजन इसे एडवर्ड सईद ने इसलिए कहा है, उनके कहने का रीजन सईद का इसमें यह है, पिप के पास जो भी पैसा आ रहा है, इनिशियली ही थॉट कि वो पैसा मैडम हैविशम की तरफ से आ रहा है, बट एक्चुअली ही गॉट दैट मनी फ्रॉम मैग्विज नाम से एक पीनल कॉलोनीज में रहने वाला इंसान। पीनल कॉलोनीज, जो भी बड़े थीफ या क्रिमिनल हुआ करते थे, उन्हें कॉलोनीज में भेजा जाता था और वहां वो ब्रिटिश क्राउन को सेवा दिया करते थे। और लोकल नेटिव थे, जो बुश एरिया था ऑस्ट्रेलिया का, उन्हें वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे खूब ज्यादा। तो विक्टोरियन सोसाइटी जो डिलेमा में है, वहां एक चीज समझी जाती थी, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कंपनी गई है, कोई एक्ट आया है, उससे पास होकर चीजें गई हैं और वहां इंपीरियलिज्म की पॉलिसी बढ़ा रही है कंपनी अफ्रीका में, एशिया में, तो वो तो ठीक है। पीनल कॉलोनीज में दिक्कत थी, एट्रोसिटीज वहां के नेटिव पे ज्यादा थी, तो उसे बड़ा हिकारत से देखते थे वहां के लोग। तो पिप को जब ये मालूम चलता है कि ही इज गेटिंग दैट मनी फ्रॉम दीज पीनल कॉलोनीज, ऑस्ट्रेलिया में जहां वो इंसान रह रहा है मैग्विच, वहां से पैसे आ रहे हैं, तो इसे समस्या पैदा होती है। और वो इंसान इसे ऑफर भी कर रहा है इंग्लैंड चलने के लिए, मगर इसलिए मना कर रहा है। तो देखिए, वैसे तो इस आंसर के अंदर सेल्फ डिल्यूजन दिख रहा है, वो पिप का एक जेंटलमैन बनने के लिए, वो पैसे वाला बनना चाहता है ताकि एस्टेला के करीब आ सके। जब नॉवेल शुरू होती है तो हमें एक इंसिडेंट ऐसा मिलता है, पिप के जूते हैं फटे हुए हैं और एस्टेला उसे हिकारत से देख रही है, नफरत से देख रही है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब वो सोच रहा है इस पैसे से उसके लेवल का बन रहा है एस्टेला के, मगर जब उसे मालूम पड़ रहा है कि ये पैसा कहीं और से आ रहा है, तब उसके साथ दिक्कत होती है और वो जेंटलमैन वाली अप्रोच को छोड़ने की कोशिश करता है। और लास्ट में पिप कहाँ जाने की सोच रहा है? ईस्ट की तरफ। इंपीरियलिज्म जो कॉलोनी ईस्ट की तरफ है, एशिया में है, अफ्रीका में है, उधर जाने में उसे कोई समस्या नहीं है, मगर वो पीनल कॉलोनीज में जाने से मना करता है। तो आपका ऑप्शन डी है, वो भी सही तो है, मगर क्रक्स अपन को मेजर नजर क्या आ रहा है यहाँ पे? पिप अटेम्प्ट्स टू बिकम ए जेंटलमैन वेनली। मेन डिल्यूजन, धोखा, इल्यूजन वाली बात है, वो यहीं से दिख रही है। तो ये वाला वर्क है, ये क्वेश्चन है। बाकी अपन ने 3-4 क्वेश्चन जितने एनालाइज किए हैं, देखे हैं, उसमें सबसे अभी तक ठीक ठाक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन,
वो क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि जनरली एडवर्ड सईद के बारे में अपन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म पढ़ते हैं, अपन एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म नाम से वर्क पढ़ रहे हैं, तो हमें मॉडर्निस्ट राइटर हैं उनको हाड़े हाथों लेते दिखते हैं। विक्टोरियन राइटर में जैसे अपन जेन ऑस्टिन की बात रोमांटिक के हिसाब से करते हैं, तो जेन ऑस्टिन का रेफरेंस भी इनकी नॉवल में, इनके वर्क में एडवर्ड सईद में आता है। ये अलग सी चीज़ इन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछी, क्योंकि स्पेसिफिकली आपका यहाँ मेंशन था। 2 या 3 क्वेश्चन है यहाँ ग्रेट एक्सपेक्टेशन पे दिखते हैं इस पेपर में। अकॉर्डिंग ऑन द रूल ऑफ द रोड, व्हाई डज गार्डनर डिस्क्राइब्स द policeman at Piccadilly Circus as the symbol not of tyranny but of liberty? ये क्वेश्चन अल्फा ऑफ द प्लो नाम से, निकनेम या पेन नेम नाम से लिखने वाले इंसान गार्डनर से पूछा गया है। और यहाँ गार्डनर की अप्रोच ये है इनके वर्क में कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, हमें लिबर्टी है बट वो एक हद तक है। अगर उस लिबर्टी को अपन कंट्रोल करते हैं, एक लेवल तक रखते हैं, तो एनार्की से बचाने वाली चीज़ है, अराजकता नहीं लेके आएगी ज़िंदगी में। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिबर्टी है तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली चीज़ है। बिकॉज रेस्ट्रिक्टिंग इंडिविजुअल एक्शंस हेल्प्स टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर एंड फ्रीडम फॉर ऑल। आपकी लिबर्टी है, आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो एक लिमिट में है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो अपन हॉब्स में भी पढ़ते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात अपन सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र आता है वो हॉब्स के अंदर देखते हैं, तो वही हॉब्स वाली चीज यहां भी दिख रही है। फिर यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात जॉन लॉक भी करके गए थे, इसी पे हॉब्स भी कर रहे हैं और इसी पे यहाँ पे आपको गार्डनर भी करते हुए। ये आपके वर्क अलग से सिलेबस में आपको मेंशन किया गया था और उसमें से एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो लास्ट राइड टुगेदर से है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग में बड़ा नाम, और उसी ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्वेश्चन पूछा गया है। What do the opening lines of Last Ride Together primarily reveal about the speaker's situation? I said then, dearest, since it's so, since now at length my fate I know. He declares the success of his love. He accepts the rejection of his love with calm resignation. He prepares to leave for a war where death is looming. He expresses anger against society. क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको दिखता है कि लास्ट राइड टुगेदर का इस लव पोएम में मैच्योरिटी इस बात से दिखती है कि ब्राउनिंग अपना रिजेक्शन है उसे दुख से नहीं जता रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसे वही सेलिब्रेशन है। कहीं इन ऑप्शन में दिखे तो वो बात आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखती है। He accepts the rejection of his love with calm resignation. और लास्ट राइड है ही उसके लिए कि एक बार कुछ वक्त, लास्ट वक्त एक बार और साथ में मिलने का, हमें एक दूसरे के साथ बिताने को मिले, उसके बाद चाहे हम दूर दूर हो जाएं। तो यही चीज यहां ऑप्शन बी में दिख रही है। कोई ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन यहां नहीं दिखता है। अगला आपके पास ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following novel do Ashima and Ashok figure? नेम से एक डायस्पोरा की समस्या, एक जगह से माइग्रेट करके लोग गए हुए हैं, अब वहाँ कल्चर की समस्या आ रही है और उस कल्चर के ऊपर कैसे लोग आपस में उसमें ढल नहीं पा रहे हैं, यहाँ से उठे हुए वहाँ वाली चीज़ दिख रही है। तो ये नेम से एक है झुम्पा लाहिड़ी का, उसका झुम्पा लाहिड़ी का डायस्पोरा के उसके ऊपर कमेंट है। नेम से एक नाम से सेम नाम पे मूवी बनी इरफान खान और तबू उसमें
एक्टिंग कर रहे हैं, वहां भी चीज ये, जिसने मूवी भी देखी है सीधी सी या नॉवल को पूरा नहीं पढ़ा तब भी क्वेश्चन होने वाला नजर आता है। What does Marvel use to emphasize the inevitability of death? Andrew Marvel, Puritan poet, sees the day की philosophy, और टू हिज कोय मिस्ट्रेस से चीज आपको नजर आएगी। टाइम्स विंगिड चैरियट, वक्त का रथ है वो आगे बढ़ रहा है, और वो वक्त किससे ताल्लुक रख रहा है आपकी जिंदगी से, वो भी आगे बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर ऑप्शन आएगा सी। ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज, एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रॉबर्ट बर्न्स की पोयम की शुरुआती हिस्सा। बर्न्स की पोइट्री 1785 के आसपास पब्लिश होना शुरू हुई, और कई दफ़े माना जाता है जॉनसन की डेथ के बाद जब बर्न्स की पोइट्री शुरू हो रही है तो उसी वक्त कई बार रोमांटिक एज वहाँ से शुरू होनी मान ली जाती, और ये उसमें फेमस एग्जाम्पल है। मेटाफर इसका आंसर है। यहाँ आपके पास लाइक और उन चीज़ों का रेफरेंस दिया नहीं। कई बार ये क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है एग्जैक्ट कोट से हटा के, वहाँ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज भी दे दिया जाता है, तो वहाँ सिमिली दिखती है, और यहाँ मेटाफर आपको रेफरेंस नजर आ रहा है। कारण सीधा सा ही है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं मगर वो लाइक और ऐसे डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा है, इम्प्लिसिट कोई चीज दिखे तो वहां मेटाफर दिखती है। Why has Nora Helmer from Doll's House become a global symbol? Doll's House इब्सन का प्ले, रियलिज्म की शुरुआत, और इब्सन वहां बात क्या करते हैं डॉल्स हाउस में, फेमस कोट भी आता है, नोरा बैंग द डोर और नोरा क्लोज द डोर एंड देयर वाज अ रेवर्बरेशन इन होल यूरोप। जब नोरा दरवाजा बंद करती हैं तो पूरे यूरोप में उसकी चर्चा होती है, और वो एक औरत का बदमिजाजी कहें, वो एक औरत की एक अपनी खुद की स्वतंत्रता, अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए वो मेल पेट्रियार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रही है, जिसे पेट्रियार्की को बुरा लग रहा है मगर वो बाकी औरतों के लिए एक रास्ता तैयार कर रहा है। तो ये प्ले बहुत फेमस हुआ, इसका फेमस कोट अपन ने इस पे चर्चा करी। ऐसी ही बात यहाँ दिखेगी। वाई हैज नोरा हेल्मर फ्रॉम डॉल्स हाउस बिकम ए ग्लोबल सिंबल? बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स लॉयलिटी टू ट्रेडिशन फैमिली। लॉयलिटी वो प्रेजेंट नहीं कर रही, वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट जा रही है। बिकॉज शी सपोर्ट्स रिजिड सोशल कन्वेंशन, because she rejects all forms of education and work, because she symbolizes women's struggle for liberation and equality। वही बात जो अपन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही कर रहे थे, सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसमें भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन चौथा है इसके अंदर दिख रहा है 10वें में, ये आंसर है। हाउ डज शैले प्राइमरीली डिस्क्राइब स्काईलार्क इन द पोएम? देखिए, स्काईलार्क की शुरुआत होती है पोएम की, ओ ब्लाइथ स्पिरिट। ब्लाइथ वर्ड का मतलब ही जॉय से आता है, तो अगर वो शब्द भी ध्यान में था तो पूरी पोएम को अपन को देखने में कोई, पूरी पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो वही जॉय पूरे ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो बाकी के वैसे ही खत्म हो जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाते हैं वहां एलिमिनेशन बहुत काम करता है, तो वक्त बचाने के लिए जहां भी जॉय का जिक्र दिखता, उस ब्लाइथ स्पिरिट से जो स्काईलार्क को बताया गया है, वहां से सीधा सीधा आपके पास ऑप्शन सी है वो आंसर दिखता। अगला आपके पास क्वेश्चन ऑफ स्टडीज से है, फ्रांसिस बेकन से। ऐसे की शुरुआत जहां से अपन देख रहे हैं प्रोज की दुनिया में बड़ा नाम प्रोज आपको खास तौर पे, खसूसन तौर पे दिखता है, वो शुरुआत ही उसकी अपन ब्रिटिश कंडीशन में देखें, अपन उस आइलैंड के हिसाब से देखें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में, तो हमको फ्रांसिस बेकन नजर आते हैं। मॉन्टेन वगैरह का जिक्र रेनेसॉन्स इटली में जरूर होता है, और उसी का एक ऐसे है ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज की लाइन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करके गए हैं तो वहां ये फेमस लाइन पूछी जाती है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम आर अदर एंड अदर्स स्वॉलोड एंड सम फ्यू च्यूड एंड डाइजेस्टेड। इस कोटेशन को पेपर बनाने वाला टफ भी बना सकता था, ज्यादातर केसेस में किया यह जाता है इस कोटेशन के साथ कि सम बुक्स आर स्वॉलोड, फ्यू आर च्यूड, डाइजेस्टेड, इन चीजों को अलग अलग रख दिया जाता है। वहां इस कोटेशन में समस्या होती है। ये तो सीधा सिंपल सी चीज सीधी सीधी दे रखी है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कोई खास। यहां इस पूरे पेपर में अभी तक अपन ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन ऑल दीज 14 क्वेश्चन एडवर्ड साइद पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। बाकी आपके पास सीधी सीधी चीजें नजर आ रही।
अब हम आगे देखें तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बात है, रिसर्च पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है, अलग अलग रिसर्च का नाम दिया है और उसके अंदर ऑप्शंस, अगर एक भी ऑप्शन आपको ठीक ठाक मालूम था इन चारों में से तो भी इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च इनमें से क्या है, फंडामेंटल रिसर्च इसमें से क्या है, एम्पेरिकल रिसर्च इसमें से क्या है। तो जैसे सबसे पहले ही अपन देखें, हम एक रिसर्च का नाम जरूर तौर पे सुनते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च जिसे कहा जाता है। तो इस प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च को अपन क्या मानते हैं कि ये रिसर्च जो थियरी प्रोपोगेट करे कोई भी, जैसे उसी के आसपास बाद में बाकी थियरीज बनने लगे। जैसे न्यूटन ने थियरी दी, ग्रेविटी का आइडिया दिया, तो जो सबसे पहले दफा जो चीज दिखी, जो थियरी प्रोपोगेट करी, वो फंडामेंटल, प्योर, बेसिक है। उसके ऊपर आगे जाके चीजें बढ़ी। जैसे आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, अपन को आइडिया दिया ग्रेविटी और उसमें फर्क क्या है, ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां भी वही चीज दिख रही, जो मतलब बेसिक आइडिया कोई दिया। न्यूटन और आइंस्टीन के बाद कोई बहुत बड़ी रिसर्च आपको नहीं दिखती, उसी थ्योरी पे आगे 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 चीजें बनती चली गई। तो ये चीज भी अगर ध्यान में है कि फर्स्ट में तीसरा ऑप्शन, सी में 3, तो यहां देखें सी में 3, बाकी कोई से भी ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन भी सीधी सीधी चीज का ही बनाया जा रहा दिख रहा है, उसमें भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आपको नजर नहीं आ रही। तो ए ऑप्शन है उसके अंदर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, तो बाकी का सीधे अपने आप ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में जानकारी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो बात ही ये करता है व्हाट इज, कोई चीज हुई कैसे, मतलब कोई चीज है क्या। कोई जगह पे कोई टॉर्नेडो आया, कोई जगह पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोरोना है, एपिडेमिक है, वो फैली है चाइना में, तो आप डिस्क्रिप्टिव सीधा इतना बात करेगी कि व्हाट इज से, उसके अंदर बाकी थ्योरी आए नहीं आए, बाकी कोई थ्योरी उसको बेस लेके आप चीजें करते जाएं भले, मगर व्हाट इज है वो सीधा डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही है। तो यहां एक भी ऑप्शन, दो भी ऑप्शन, कोई सा भी अगर आपको ख्याल होता है इन चारों पांचों में से, ऑप्शन आंसर बन रहा था, बाकी एलिमिनेट हो रही थी चीज। फोनेटिक्स के ऊपर चीज पूछी गई है। फोनेटिक्स स्पीच साउंड को पढ़ने लिखने सीखने का जो भी साइंस है वो फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंदर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड पहली चीज, हम थोड़ा भी अंदाजा है तो इस ऑप्शन के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड की जानकारी, उसको बदलना, आईपीए वगैरह सारी चीज, ये भी अपन इसमें पढ़ते हैं। रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, ये भी पढ़ते हैं। अब ये मीनिंग है, ये सिमेंटिक्स का हिस्सा है, ये फोनेटिक्स का हिस्सा नहीं। सबसे छोटी यूनिट आप फनीम देखते हैं, फनीम में क्या जानकारी है, स्पीच साउंड है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। सिमेंटिक्स का हिस्सा आता है, मीनिंग है वो फिर आपको आगे आगे उस हायरार्की ग्रामर में अलग अलग दिखता है। जैसे आप फनीम पढ़ा, फिर आपने फनीम के बाद मॉर्फीम पढ़ा, मॉर्फीम के बाद आपने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद में आपने फ्रेज पढ़ा, फ्रेज के बाद क्लॉज पढ़ा, क्लॉज के बाद सेंटेंस पढ़ा। वहां आपको धीरे धीरे मीनिंग वाली चीजें दिखती है। पहले हिस्से में फनीम और इनमें तो आपको साउंड ही दिख रहा है, मीनिंग फिर सिमेंटिक्स की तरफ आ जाता है। नॉट पूछा है तो सीधा मीनिंग के ऊपर बात। What mighty contest rise from trivial things? In this line, the rape of the lock, what does the phrase trivial things refers to? Trivial thing, जैसे हमें पता है रेप ऑफ द लॉक मॉक हेरोइक का एग्जाम्पल है, हाई बर्लस्क का एग्जाम्पल है। हाई बर्लस्क के अंदर अपन लो बर्लस्क और हाई बर्लस्क अपन दो चीजें देखते हैं। बर्लस्क में अपन ये चीजें देखते हैं कि यहाँ पैरोडी है। पैरोडी किस चीज की है, कोई भी ट्रिवियल मैटर है उसको एपिक फॉर्म में अपन देखें तो वो मॉक की कैटेगरी में, उसकी मॉकरी दिख रही है। नियो क्लासिकल एज में उसको क्लासिक्स के पीछे जाने वाली अप्रोच के साथ दिखती है। सीधी सी बात है, लॉक ऑफ हेयर
रेप ऑफ द लॉक से लिया, कोई ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करना, बेसिक सा सवाल है. इन विलियम लैंगलैंड्स पायस प्लोमन इन हिज ड्रीम द नरेटर सीज. अब देखिए ये वर्क किसी ने वैसे भी नहीं पढ़ा हो, तो जिसको कुछ एलिट्रेशन के बारे में भी ख्याल हो, तो वो सीधा सीधा ही चीज आपका नहीं पढ़ने पे भी होती हुई दिख रही है. कैसे? ए फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉक. यहां एलिट्रेशन नजर आ रहा है. फुल ऑफ फॉक फाउंड, आई देयर बिटवीन, रिप्रेजेंटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और सीधा फिर रिप्रेजेंटिंग पीपल का जिक्र आ गया. तो यहां दो लोगों चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, एक तो पिलग्रिम्स में, एक फोक के अंदर. फोक सीधा सीधा यहां इसकी राइम के साथ भी जा रहा है, वो एलिट्रेशन वाली बात दिख रही है आपको. तो यहां 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में फोक का जिक्र है. ऑप्शन नंबर डी है वो सही है. द फॉलोइंग dedicatory lines appear at the beginning of which of the following literary work? To the spirit without whose assistance neither this book nor I would have been written. यहां टू द स्पिरिट की चर्चा देखिए, कोई भी फेमस नॉवेल है आपके, तो एक एक नॉवेल को ही अलग से मेंशन किया है, तो वहां उसकी ओपनिंग लाइन, उसका क्लोजिंग लाइंस, उसका प्रीफेस, ये हिस्सा है. टू द स्पिरिट विदाउट हुज असिस्टेंट नीदर दिस बुक नॉर आई वुड हैव बीन रिटन. ये कलर पर्पल एलिस वॉकर का वर्क है, वहां से एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर से रखा गया है. यहाँ एलिस वॉकर हैं, ह्यूमैनिटी को ये चीज है, मानवता के नाम ये वर्क लिख के जा रही हैं. और खुद जब इसकी क्लोजिंग लाइन भी दिखती है आपको, तो वहां भी यही चर्चा करके जाती है कि मैं इस वर्क को लिखने का एक मीडियम, एक जरिया हूं. सिर्फ मेरा मोटो है ह्यूमैनिटी को कोई चीज डेडिकेट करना, इस यूनिवर्स को ये बात बताना, वही स्लेवरी, वही इंडिविजुअलिटी, वो कितनी जरूरी है, उसके बगैर चीजें कैसी होती हैं. तो उसके ऊपर ये उसको मोटिवेशन उसी मानवता, ह्यूमैनिटी से दिखती हुई नजर आती है. तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वहां ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर. In the opening chapter of one of A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, what could the narrator see at the night in the mountains? Farewell to Arms, Hemingway का वर्क. स्पेन पोर्चुगल और स्पेन पोर्चुगल इंग्लैंड, कैसे एक आपको बैटल दिखती है, कैसे आपको ये नजर आ रहा है स्पेन पोर्चुगल और इंग्लैंड, ये कैसे फ्रांस के अगेंस्ट चीजें बुन रहे हैं, नेपोलियनिक वॉर, और उस वक्त में यहाँ ये चीज को सेट किया गया है. तो यहाँ नेपोलियनिक वॉर इन अ सेंस कि वहां बताने की कोशिश ये करी जा रही है कि एक कंट्री है वो डोमिनेट है, और दूसरी कंट्रीज उसके साथ अलाइज फोर्सेस क्या काम कर रही हैं. तो यहाँ अलाइज का और उनका जिक्र है. और इटली में एक दफा एक किस्सा हो रहा है, उसका रेफरेंस बता के चीजों के ऊपर करा जा रहा है. तो यहाँ सीधा सा आंसर फ्लैशेस फ्रॉम द आर्टिलरी, सी है वो दिख रहा है. अब जाके बाकी ऑप्शन है इस वर्क में. कैंप फायर ऑफ द सोल्जर्स, विलेजेस बर्निंग इन द वैली, ये नॉवल में दिखते तो हैं, ऐसा नहीं है कि इनका रेफरेंस नहीं आ रहा है, मगर ओपनिंग के बारे में बात करिए ओपनिंग चैप्टर में, तो वहां ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 19. In which of the following poems Sophocles referred to? Sophocles का रेफरेंस है एक ग्रीक प्लेराइट जिसने एडिपस रेक्स लिखा, उस ग्रीक प्लेराइट का यहां रेफरेंस है. और वहां रेफरेंस डोवर बीच से रेफरेंस है. आर्नोल्ड खुद फ्रांस और इंग्लैंड के बॉर्डर के बीच में बैठे हैं कहीं, और वही उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि एक वक्त सफोकलीस के साथ भी यही कहानी थी जो मेरे साथ है. वो भी सी ऑफ फेथ, जो हमारा फेथ है वो खत्म हो चुका है, वो दुनिया को कोस रहे थे, और आर्नोल्ड भी यही कर रहे हैं. तो ये चीज आपस में कंपेयर करके उसके पोएम में लाइन आ रही है सफोकलीस के बारे में, एजियन सी का रेफरेंस आ रहा है, तो वो यही उसी का डोवर बीच से रखा गया है. कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन नंबर 22 है, मोटिवेशन रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ. देखिए क्वांटिटेटिव में अपन डेटा के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन और ये सब चीज आपको क्वालिटेटिव में दिखती है. तो क्वालिटेटिव के अंदर यहां ऑप्शन बी दिख रहा है, तो 22 में ऑप्शन बी आंसर.
Which of the following novels end with these lines? The tomb bore the names and below the names it was written in their death they were. यहाँ टॉम और मैगी टोलिवर के बारे में बात है और ये दोनों कैरेक्टर मिल ऑन द फ्लॉस, फ्लॉस नदी के ऊपर जो मिल है उसके ऊपर डिस्प्यूट था। दो लोग पहले बहन भाई साथ में थे, उनमें आपस में दिक्कतें हुई और कहीं से भी इसकी तो बेसिक समरी अगर आप विकिपीडिया वगैरह जहां से भी देखते हैं तो ये सीधी सीधी बात आपको दिखती है। तो आपने इस वर्क को पढ़ा था तो कोई समस्या की बात नहीं है, सीधा सा सवाल है। यहाँ फ्लॉस है, नदी है, खुद भी वो रिलेशनशिप में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। टॉम और मैगी की जिंदगी पहले कैसी थी और उसके बाद कैसी, इन दोनों चीजों का रेफरेंस यहाँ उस फ्लॉस से रिवर ही सिंबलाइज करके जा रही है। तो मिल ऑन द फ्लॉस से वर्क है टॉम और मैगी के बारे में। लास्ट में फ्लड के बाद आपस में मिलते डेथ में उनके हाथ से हाथ मिले हुए हैं और उनका एपिटेफ जो आ रहा है, उनकी कब्र पे जो लिखा हुआ है वो भी यही है, इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओपनिंग लाइन ऑफ विच क्लासिकल वर्क? यहां ऑप्शन डी है एनियड। ये भी बेसिक सी दोनों सवाल हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ लिखने वाली चीज नहीं। फॉर द पर्पस डज राइट बोर्ड प्रोवाइड्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ए स्पेस, क्वेश्चन नंबर 25 में, टू कोलैबोरेट ऑन राइटिंग टास्क? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। According to Wordsworth, why does the glory of childhood fade as one grows older? Because the loss of imagination and spiritual vision. ये वाली चीज ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से भी आपको एज इट इज दिखेगी। इसी के बारे में अगर अपन एक दो बात करें, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड में जो चीजें उसे दिख रही थी, जैसे रेफरेंस आता देयर वाज अ टाइम व्हेन मेडोज एंड स्काईज, वो उसके लिए कितने खूबसूरत थे, और अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं वो चीजें मुझे जब पहले दिखती थी वैसे नहीं दिख रही। इसके अगेंस्ट में जाके कॉलरिज वर्क लिख रहे हैं डिजेक्शन एंड ओड, वहां वो बात करें नेचर है वो आपके खुद के, आपका खुद के पास है, आप जैसे खुद खुश हैं तो नेचर भी अच्छा है, आप खुद दुखी हैं तो नेचर भी दुखी है, तो नेचर को अपन दोष नहीं, उस चीज पे अपन ने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ये बात करी है। पर यहाँ जो आंसर दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इमेजिनेशन स्पिरिचुअल विजन। बचपन में क्या चीजें थी वो अब इसको यहां चाइल्डहुड के बाद अभी उसकी यूथ में वो चीजें उसे नजर नहीं आ रही, उसे लग रहा है चीजें उसकी इमेजिनेशन कमजोर पड़ रही है। Why does Gertrude Morrell shift her focus and emotional reliance entirely on her children? ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आपने D.H. लॉरेंस का वर्क से लिया गया है, सन्स एंड लवर्स से। तो D.H. लॉरेंस के वर्क में गर्ट्रूड की शादी है, वो कोल माइनर से होती है, वो हैवी ड्रिंकर भी है, इस वजह से उसका रिश्ता है अपने बेटे के साथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो ऑप्शन 1 है वो यहां आंसर आएगा। her husband becomes an irresponsible drunkard, leading her to hate him and seek solace in her children. एक वक्त पर इस नॉवल में ये भी रेफरेंस आता है, पॉल जो इनके हस्बैंड हैं गर्ट्रूड के और इनके बेटे जो पॉल नाम है, तो इनके हस्बैंड के साथ के क्लोज फ्रेंड हैं, वो इनसे मिलने आया करते हैं और ये दिखता है गर्ट्रूड उसकी तरफ भी बहुत इंक्लाइंड है, बिकॉज हर हस्बैंड वॉज इररिस्पॉन्सिबल एंड ड्रंकर्ड। ये रेफरेंस आप शुरुआती हिस्से में विकिपीडिया से भी पढ़ते हैं तो वहां भी दिख जाएगा, अगर आपने नॉवेल को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन हैं जो वर्क से पूछे जा रहे हैं वो बहुत सरफेस लेवल के दिए गए हैं, कहीं भी ज्यादा एक क्वेश्चन को अभी तक देखा जाए उसे छोड़ा जाए, एडवर्ड सईद का क्वेश्चन था उसको अच्छा खासा बनाया गया। इन ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर वेयर डज एक्ट 1 सीन 1 टेक प्लेस? अब इस क्वेश्चन के साथ देखिए, पहले अपन 26 को देखते हैं, 26 होगा 28th। इन ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर वेयर डज एक्ट 1 सीन 1 टेक प्लेस? अगर आपको पहला लाइन भी याद है इस प्ले की, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो वहां ड्यूक
का जगह है, ड्यूक दुखी है, ही इज इन लव विद समवन, और वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं फीलिंग की, तो इस वजह से वो लाइन आ रही है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो यहां ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा। अब जैसे इसमें कंफ्यूज करने वाली, यहां क्वेश्चन को बनाया ठीक गया, कंफ्यूज करने वाली चीज ये दिखती है, सी कोस्ट ऑफ इलेरिया। सी कोस्ट ऑफ इलेरिया एक्ट 1 सीन 2 के अंदर शुरुआत दिखेगी आपको। सीन 1 में शुरुआत के बारे में पूछा गया है, वो ड्यूक का पैलेस है, वहीं शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कोर्ट से आपको बताया, पहली लाइन ही प्ले की वहां से ड्यूक के कोर्ट से शुरू हो रही है। According to the historical context in Great Expectation, the novel is primarily set during which period of English history? अब ये भी बेसिक सा सवाल, अगर आपको चार्ल्स डिकिंस के बारे में मालूम है या विक्टोरियन एज के बारे में भी ख्याल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें बाकी एलिमिनेट हो जाएंगी। हमें मालूम है डिकिंस कौन सी एज में है, विक्टोरियन एज में, तो दो ऑप्शन बी और सी तो आपको देखने की जरूरत नहीं थी। फिर लिखा द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में आपको क्या दिखता है, वहां आपको नेचुरलिज्म, हार्डी और ये प्रोमिनेंट नजर लोग आने लगते हैं। तो डिकिंस के कौन से, अब कौन सा बचा, अर्ली 19th सेंचुरी। ऑप्शन ए है ये आंसर होगा। Question number 30, and draw a deadly bodkin from her side. Why does Belinda in Rape of the Lock take out the bodkin? bodkin उसकी हेयर पिन। इसे एपिक ट्रेडिशन दिखाने के लिए वॉरियर्स में आपस में लड़ाई हो रही है, तो वहां बेलिंडा क्या कर रही हैं, बेलिंडा की आंख में तो स्नफ बेलिंडा की तरफ क्या फेंका जा रहा है, और यहां वो काउंटर कैसे कर रही हैं अपनी हेयर पिन से, बॉडकिन से। जब अपन रेप ऑफ द लॉक पढ़ते तो सीधी सीधी सी ये चीज दिखती है, कोई ज्यादा। In William Shakespeare's sonnet 26, how does the poet describe his relationship with his beloved in the opening lines? Sonnet 26 में beloved के साथ रिश्ता सर्वेंट और ड्यूटी और लॉयलिटी का दिखता है। What is the primary, मतलब ऑप्शन सी है इसमें आंसर होगा 31 में। What is the primary objective of the spectator as stated in the early essays? स्पेक्टेटर के अंदर रिचर्ड स्टील की अपन चर्चा क्या करते हैं, एडिशन स्टील की, टू इम्प्रूव मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। कॉफी हाउसेस कल्चर के अंदर चीजें आ रही हैं, लोग बैठ के, ये मैगजीन का कल्चर बढ़ रहा है, और वहां सोसाइटी की मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए, यहाँ और ज्यादा भी कोई चीज पूछने वाली हो सकती थी, तो एक जगह स्पेक्टेटर के हिसाब से ये भी मेंशन करके जा रहे हैं कि फीमेल ऑडियंस है उसको ज्यादा मदद मिलने वाली है हमारे ऐसे से। एक मोटो, एक एम के अंदर 4-5 एम दिखते हैं, उसमें ये भी दिखता है। इसमें इन्होंने बेसिक सा ही पूछा है, सीधी सी बात। How does Francisco describe his condition while standing guard in Act 1, Scene 1 of the play Hamlet? इसका आंसर है He is sick at heart। 34 में ऑप्शन सी। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, according to MLA Handbook 8th edition, a quotation should preserve the original text। आप पैराफ्रेज करते हैं, कोटेशन है आपके पास, उसे कोट एंड कोट लिखने के बजाय आप उसे पैराफ्रेज करते दिखते हैं, तो उस पैराफ्रेज में भी आपके पास उसका मीनिंग है वो खत्म नहीं होना चाहिए। रिसर्च के अंदर अभी 8th एडिशन है, उसी के ऊपर काम करते हैं। आपके सिनॉप्सिस, आपके थीसिस के अंदर अपन इसी पे रखते हैं रिसर्च पेपर में, और उसके अंदर मीनिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बाकी ऑप्शन ही आपको मेटाफर, टाइटल, फॉर्मेट, ये चीज़ें बकवास नज़र आ रही हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम ओबिचुरी बाय A.K. रामानुजन? सन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36 में। Which Indian philosopher and aesthetician dwells prominently on the Shant Rasa in his work?
हमें पता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हम 8 रस का चर्चा करते हैं कि 8 रस हैं कौन कौन से, और उसमें एक 9th रस का जब जिक्र आता है तो वहां उसमें जिक्र आता है अभिनव गुप्ता का। फिर आगे आपको और भी रस देखने को मिलते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर, जैसे वात्सल्य है वो विश्वनाथ का दिया हुआ एक 10वां रस है, भक्ति है वो रूपा गांगुली का दिया हुआ अगला 11वां रस है। तो अलग अलग इसके अंदर चीजें आपको दिखती हैं, पर अभी इसने 9th रस की एक और शांत रस जो 9th रस कहा गया है उसके बारे में बात है, तो वो अभिनव गुप्ता का रेफरेंस आ रहा है। Where is the first act of the play Look Back in Anger? Look Back in Anger, एंग्री यंग मैन की शुरुआत 50 के दशक के बाद से, और वो एक ये एंग्री यंग मैन यही इन्हीं वर्क को किचन सिंक भी बोला जाता था। इन्हीं वर्क को पीछे विक्टोरियन एज में भी इनका रेफरेंस था जिन्हें कप एंड सॉसर बोला जाता था। वहीं से बढ़ते बढ़ते 50 के आसपास किचन सिंक के अंदर भी आपको ज्यादा चीजें एक रिवोल्ट वाली अप्रोच नजर आ रही है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो एंग्री यंग मैन के अंदर घर का ही माहौल की चर्चा है, एट द पॉटर्स 1 रूम फ्लैट इन ए लार्ज मिडलैंड टाउन। तो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर होगा। हाउ इज सर रोजर डी कॉवरले कैरेक्टराइज इन स्टील्स ऐसे? कुछ एक अलग 5-6 नाम, 6 कैरेक्टर्स हैं स्पेक्टेटर के अंदर, और वो अलग अलग लोगों की जैसी जैसी पर्सनैलिटी, जैसे स्टील का खुद का एक ऐसे है स्पेक्टेटर क्लब नाम से, उस स्पेक्टेटर क्लब में 6 लोग आपके पास हैं। पीरियोडिकल अलग है, उसमें एक ऐसे है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वहां 6 लोग हैं, 6 लोग में एक पहला ही कैरेक्टर का जिक्र आ रहा है जो इन्वेंट किया गया, वो रोजर डी कॉवरले है। और एडिशन ऑफ स्टील के अपने पास कॉवरले पेपर्स भी दिखते हैं, तो वहां हर में रोजर डी कॉवरले का जिक्र आता है। एक बेनेवलेंट शांत किस्म का आदमी है, एक जेंट्री, ए ह्यूमरस बेनेवलेंट कंट्री जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकॉर्डिंग टू जॉनसन what is the defining characteristics of metaphysical poets like John Donne? जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट्स में 52 पोएट की बायोग्राफी लिखी, वहां प्रीफेस है, शुरुआती हिस्सा है, उसी में मेटाफिजिकल के ऊपर बात कर रहे हैं। और वो सबसे खास तौर पे अब्राहम कोली और उसके साथ साथ जॉन क्लीवलैंड के ऊपर बात करते हैं। डन पे तो उनका कोई ज्यादा फोकस था ही नहीं, यहाँ डन दिया है तो बात वही है, कोई सा भी नाम लिखा होता। देयर यूज ऑफ विट एंड इंटेलेक्चुअल कंसीट, सीधी सी चीज दिख रही है। बाकी आप देख के देखिए, कंसीट और विट इन दोनों का जिक्र ही मेटाफिजिकल के साथ में आता है, बाकी वैसे पूरे पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन सी। Why is the time machine considered a landmark work in science fiction? वेल्स के वर्क के बारे में पूछा गया है। It was the first novel to discuss alienation. It rejected all scientific explanation in fictional narrative. It focused entirely on medieval romance in industrial setting. It was the progenitor of the time travel subgenre. Time travel अपन पढ़ते हैं लिटरेचर में, साइंस फिक्शन के अंदर, और वही साइंस फिक्शन और टाइम ट्रेवल की बात है। थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक जो कायदे की क्वेश्चन आपको दिखा है, मैं फिर कह रहा हूँ, वही एडवर्ड सईद वाला दिखा है। उसके बाद सारी चीजें एक हिसाब से ही पूछी जा रही हैं। I write of melancholy by being busy to avoid melancholy. To cure himself of melancholy. यहां शुरुआत करते हैं इस वर्क की। शुरुआत को आप चाहे आउटलेट से देखें इस वर्क को, चाहे आप विकिपीडिया से उठा के देखें, शुरुआत होती है वहां 1-2 लाइन में इसका आंसर, ये एज इट इज चीज आपको लिखी हुई मिल जाती है। तो कोई बहुत टफ चीज यहां भी नहीं पूछी गई है। एनाटॉमी ऑफ मेलनकली में सीधा सीधा तौर पे आपको बर्टन का ये चीज दिखती है, तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं दिख नजर आ रही है सब चीज। Fill in the blank in the given line, justice was done and in Australian phrase had ended his sport with taste. The president of the immortals. अगर हार्डी के नॉवल के बारे में पेसिमिज्म का आपको अंदाजा है और आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म का अंदाजा है, वहां फेट का जिक्र आता है।
टेस्ट की जिंदगी में कोई खास गलती नहीं रही है। चीजें डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की जब बात आती है वहां चीजें कैरेक्टर के खुद के कंट्रोल से बाहर होती है, और हार्डी की नॉवल में यही साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म दिखता है। तो वो वाली चीज भी अगर मालूम है तो बाकी चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, जस्टिस वॉज डन एंड इन एशेलियन फ्रेज हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस्ट। ये वर्क एशाइलस के वर्क में ये सेम फ्रेज आपको देखने को मिल रहा है, और वही हार्डी यूज कर रहे हैं उस फेट के आइडिया, किस्मत, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडीज वहां फेट का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ करता था, और वही साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म हार्डी की नॉवल में दिखता है। तो बी है यहां आंसर। इन विच ईयर डिड पैट्रिक वाइट रिसीव द नोबेल प्राइज? तो यहां 1973, ऑप्शन डी है वो आंसर। Where specifically would one find the following prayer in the play Hayavadna? Grant us, O Lord, good rains, good crop, prosperity in poetry, science, industry and other affairs. ये प्ले के शुरुआती हिस्से में गणेश वंदना जो हो रही है उसी से लिया गया, शुरुआत से ही। एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्ट, ए है वो आंसर। वाल साउंड है, वो कैसे नजर आता आपका? समथिंग विच इज स्वीट इन नेचर। वाल क्या है? हार्श नहीं है। हार्श ध्वनि कौन सी होगी? जो टकरा के आएगी। वाल टकराहट नहीं है कहीं भी, तो वहां फ्री फ्लो दिखता है। तो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर है। बाकी देखिए, ए और बी ब्लॉक्ड और रेस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक तो दोनों ही कॉन्सोनेंट में दिख जाएगी, ये चीज वाल में नहीं दिखेगी। तो फ्री फ्लो सीधा ही दिख रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ एडिटिंग इन डेटा एनालिसिस? अब देखिए यहां दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ए और बी, यहां आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। ऑप्शन 1 कह रहा है टू अलाइन डेटा विद द डिजायर्ड आउटकम, और ऑप्शन बी कह रहा है टू इंश्योर डेटा आर एक्यूरेट। Which of the following is the main purpose of editing in data analysis? To make data look heavy, to generate data. Data generate तो हो ही चुका है, तभी एडिट करने की बात आ रही, तो सी और डी तो वैसे ही खत्म हो रहा है। अब ऑप्शन है टू अलाइन डेटा विद द डिजायर्ड आउटकम और टू इंश्योर डेटा आर एक्यूरेट। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, टू इंश्योर डेटा आर एक्यूरेट। आपने जो डेटा है वो आपका एक्यूरेट है या नहीं। अब बात तो ऊपर वाले में भी वैसे मिलती जुलती है, पर एक्यूरेसी के हिसाब से अपन देखें तो ये बी ऑप्शन सही लग रहा है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसमें। हाउ डज फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन द रीजन व्हाई पीपल आर ऑफन अट्रैक्टेड टू लाइज इन हिज एसे ऑफ ट्रूथ? ऑफ ट्रूथ में बातें करते हैं बेकन कि झूठ बोलना भी एक क्या है, पसंद की चीज है। झूठ बोलने के लिए बोला जाता है कि उसमें मजा आता है। तो ऐसा सा ट्रूथ के बारे में बात करते नजर आते हैं, और ऑप्शन सी में यही वाली बात दिख रही है, बिकॉज ऑफ ए नेचुरल बट करप्ट लव ऑफ लाइज देमसेल्फ। झूठ बोलना पसंद के, झूठ बोलना एक इसलिए नहीं बोला जा रहा कि उससे किसी का नुकसान है, वो हमारी हैबिट, नेचर का हिस्सा है एक तरह से। तो 48 में 48 में ऑप्शन सी वुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। According to William Wordsworth, valuable poetry is produced by a person who possesses organic sensibility and has thought long and deeply. इस कोटेशन की वजह से, या वर्ड्सवर्थ जब कहते हैं इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इनकी वजह से रेने वॉलक ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है कि वर्ड्सवर्थ बात रोमांटिक की कर रहे हैं, बट अननोइंगली ही इज टॉकिंग अबाउट द नियोक्लासिकल एथोस। नियोक्लासिक्स में भी यही लॉन्ग और डीप स्टडी की बात है, रिग्रेस स्टडी की बात है। वर्ड्सवर्थ तो स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, मगर प्रीफेस में एक दो जगह उनके स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसे रेने वॉलक कहने को मजबूर होते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक, ये एज इट इज कोट ही इन्होंने उठा रखा है, ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, खुद का एक खुदरंग अंदाज, खुद मिजाजी कैसे दिखती है, ऑर्गेनिक हो कोई भी सेंसिबिलिटी हो, इमोशंस हो वो,
हैज थॉट लॉन्ग एंड डीपली, मगर उस पर कंटम्पलेट किया गया हो, तो जो स्पॉन्टेनिटी वाली बात है उससे कोट थोड़ा अलग जाता है और इसी वजह से न्यू क्लासिकल टच भी दिखते, सीधी सी कोट आपको दिखता है वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी प्योर वाल्स आर इंक्लूडेड इन 44 स्पीच साउंड ऑफ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपके पास 44 अपन देख रहे हैं, उसके अंदर 12 आपके पास मोनोथोंग्स हैं, 20 के अंदर देखें तो 12 मोनोथोंग्स है, बाकी 8 है वो डिप्थोंग दिख रहे हैं। तो ये मोनोथोंग ही प्योर वाल है, तो ये क्वेश्चन ये सी है, यहाँ आंसर हो जाएगा। और फिर इसके अंदर भी आपको अलग अलग दिखते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट वो अलग चीज है, अपने यहाँ आंसर सीधा सा सी में ही नजर आ रहा है। According to Macaulay, what is the relationship between advancement of civilization and art of poetry? Macaulay ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ेगा तो आपके इमोशन से इतर आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ोगे और पोइट्री वहां खत्म होती दिखेगी। ऐसा ही ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है। Poetry almost necessarily declines because the vocabulary of an enlightened society is philosophical and that of half civilized people is poetical. तो ऑप्शन बी है ये आंसर। Choose the correct option to answer the following question. How are the marriage of veils of a queen described by Sarojini Naidu in her poem Indian Weavers? सरोजनी नायडू के वर्क में ऑप्शन है द ब्राइट लाइक प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, बी ऑप्शन हो। अब देखिए इस पेपर में बनाने की आप सोहबत देखिए, यहाँ ये भी दिख रहा है आपको कि पेपर को सेट भी ऐसे ही किया गया है। 4 ऑप्शन में अभी तक ये देखने को मिल रहा है जो ऑप्शन बड़ा नजर आ रहा है वो आंसर की तरफ बढ़ रहा है। तो पेपर सेटर ने ये देखा ही नहीं, उसने तो खुला छोड़ रखा है, जैसे ही पेपर में सीधा सीधा दिखा रखा है। और पीछे से उठा के देख लीजिए, बड़े वाले ऑप्शन आपको आंसर दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हर चीज को देख के यही लग रहा है कि पेपर में ना तो बनाने में मेहनत ज्यादा हुई है, सीधी सीधी चीजें सरफेस लेवल पे आपसे पूछी जा रही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन ईस्टर वेंसडे इन सिल्वर बॉक्स। देखिए यहां आंसर अपन ने मार्क गलत हुआ आंसर की में, यहां आपका ऑप्शन है वो एक्ट 3 आएगा, बिकॉज ट्रायल वाली और वो सब चीज ईस्टर वेंसडे को शुरू हो रही है, उससे पहले जो चीजें चुराई जा रही हैं, 2 लोगों के बीच में कहानी चल रही है, एक तो पैसे वाले इंसान का बेटा है और एक गरीब है, एक पर्स चुरा रहा है और एक सिल्वर बॉक्स को चुरा रहा है, एक को सजा मिल रही है एक को नहीं मिल रही। तो पहले और दूसरे एक्ट में तो यही बातें हो रही हैं, लास्ट एक्ट है वो ट्रायल पे है और वो ईस्टर वेंसडे के ऊपर चर्चा है उसमें। तो एक्ट 3 है वो इसका आंसर है, सी ऑप्शन आंसर। इन हिज पोएम व्हेन lilacs last in dooryard bloom, how does Walt Whitman mourn through the poem? अब्राहम लिंकन की यहां बात है, ओ कैप्टन माई कैप्टन व्हेन लाइलैक्स लास्ट ब्लूम डोरयार्ड ब्लूम, यहां अब्राहम लिंकन की चर्चा आती है। स्लेवरी के लिए वहां इन्होंने, उस इंसान ने काम किया, प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसकी वो कहानी के ऊपर है। वॉल्ट विटमन उन्हें पसंद कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट अप्रोच, सेल्फ रिलायंस, और उन्हीं के साथ साथ लिंकन पे पोइट्री लिख रहे हैं, तो यहां भी सेल्फ रिलायंस और वो वाली अप्रोच दिख रही है। Who is primarily responsible for giving King Arthur the sword Excalibur in the poem La Morte the Arthur? La Morte the Arthur, किंग आर्थर जिसे ब्रिटेन में नेशनल हीरो माना जाता है, माना जा रहा है कि एंग्लो सेक्शन पीरियड में जब उन जर्मन कबीलों का अटैक हुआ तो किंग आर्थर को एज ए हेरोइक फिगर माना जा रहा है। उसको आगे भी बहुत मिथ में काम में लिया गया एज ए मिथिकल फिगर। बाकी इसका आंसर है वो लेडी ऑफ द लेक होगा, और इसी लेडी ऑफ लेक के ऊपर एक पोयम वॉल्टर स्कॉट की भी है, लेडी ऑफ लेक है।
ये ऑप्शन ए आंसर हो। हाउ डज बॉसवेल प्राइमरीली पोर्ट्रे सैमुअल जॉनसन इन हिज बायोग्राफी? दोनों फ्लॉज की भी बात है, स्ट्रेंथ की भी बात है बॉसवेल की बायोग्राफी में। ऑप्शन सी है वो आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। What is the central theme suggested in the famous opening lines of Paradise, Pride and Prejudice? देखिए यहाँ वापस जो क्वेश्चन है, हम जो पहले कलर पर्पल नॉवेल के बारे में बात कर रहे थे, कलर पर्पल में भी अपन को ओपनिंग से चीज दिख रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग से सीधी सीधी बातें हो रही है। पहला ही सेंटेंस है जो आयरनी का एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड वेल्थ मस्ट बी वांट ऑफ ए वाइफ। कोई भी इंसान है जिसके पास पैसे की सोहबत है, उसे एक वाइफ की जरूरत है। आयरोनिकल स्टेटमेंट ऐसे इसलिए है कि क्या वाइफ को एक पैसे वाले आदमी की जरूरत, मतलब एक जिस औरत की शादी होने वाली है अभी, कि एक लड़की को पैसे वाले इंसान की जरूरत नहीं है, तो इसमें आयरनी कंसिडर किया जाता है। और वहां पैसा है, रिश्ते बना रहा है, उस वाली चीज पे बात है। तो मैरिज इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, बी ऑप्शन है वो यहां सही आंसर। The essay Tradition and Individual Talent was first published 1919. The Egoist, बहुत से प्रोमिनेंट मॉडर्न वर्क्स हैं वो इसी ईगोइस्ट की वजह से पब्लिश हुए। जेम्स जॉयसी का पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग मैन एज एन आर्टिस्ट भी इसी में आ रहा है। वेस्टलैंड टी.एस. एलियट का वो भी यहीं आ रहा है। और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में ये भी यहीं आ रहा है। Option D would be the correct answer. Now we have question number 59. What would the speaker in the poem to his co-mistress do if he had word enough and time? अगर वक्त होता तो वो क्या करता? Travel across the world, spend centuries admiring different parts of his beloved's body and heart. बॉडी और हार्ट के लिए वो अलग अलग वक्त बता रहा है। 200 साल किसी बॉडी पार्ट के लिए, फिर उसके हार्ट की तारीफ के लिए पूरी एज का जिक्र कर रहा है। तो ये सीधी सी बात कोई मिस्ट्रेस से। तो दो क्वेश्चन आपको कोई मिस्ट्रेस से दिखे हैं और ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिपीट होती भी दिख जाएंगी दोनों की दोनों। तो ऑप्शन बी 59 में। हाउ डज कीट्स पर्सोनिफाई ऑटम इन द पोएम? As a calm, mature figure associated with abundance. तो ऑप्शन सी would be the correct answer 60 में। What is the primary रीजन रॉबिन्सन क्रूसो लीव्स हिज होम डिस्पाइट हिज फादर्स एडवाइस? इनके फादर ने इन्हें एडवाइस किया था कि जिंदगी में मिडिल स्टेशन नहीं छोड़ना है। जो मिडिल क्लास जी रही है, जिस तरीके से गुजर बसर कर रही है, वैसे ही आपको रहना है। वो इससे इतर जाते हैं और एक्सप्लोर करने और ये सब चीजें, सी एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये भी आपको इनिशियल हिस्सा कोई से भी सोर्स से पढ़ोगे तो शुरुआत में ही दिख जाएगी। न्यू क्लासिकल मेंटेलिटी आप इस वर्क के पहले हिस्से में ऐसे ही दिखती है कि आपको एनार्की की तरफ नहीं बढ़ना, जो भी हेरार्की है उसे फॉलो करना है, ऑर्डर को, रीजन को। वही क्रूसो कह रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो में दिख रही है, उनके फादर यही बता रहे हैं डेनियल डेफो के नॉवल में कि आपको जो मिड स्टेशन है जिंदगी का, मिडिल क्लास की जो जीवन है वैसे ही जीना, मगर ये उससे इतर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? परस्यू ए लाइफ ऑफ एडवेंचर एट सी। A passage to India is structurally divided into 3 parts. 3 पार्ट। ऑप्शन बी केव्स, टेम्पल, मॉस्क, इनका जिक्र आ रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जूडिथ बटलर problematizes identity categories in the essay Imitation and Gender in Subordination. थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जूडिथ बटलर का अपन नाम सुनते हैं और इनका एक कंसेप्ट चलता है जेंडर परफॉर्मेंस का। जेंडर है वो स्टेटिक नहीं है, वो परफॉर्म करता रहता है। तो अगर ये वाली चीज भी मालूम थी तो ऑप्शन यहां बनते नजर आते। यहां आपका आंसर है वो ए होगा पहले दफा ही। आइडेंटिटी कैटेगरीज आर टूल्स अडॉप्टेड बाय रेजिम्स टू नॉर्मलाइज ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स
and they become sites for resistance and contestation against oppressive structures as well. ये क्यों है बात? ये इसलिए है, बटलर कहती हैं ये सेग्रीगेशन जो दिख रहा है, मेल फीमेल मान लें या बाइफर्केशन दिख रहा है चीजों में, ये सोसाइटी ने आपको ऑप्रेस करने के लिए बनाया है। मगर एट द सेम टाइम यही चीजें, अगर ये सेग्रीगेशन नहीं होता तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, आप ग्रुपिज्म नहीं होता, आप किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट एक साथ चैनलाइज नहीं हो पाते। जैसे मेल की बात आती तो मेल एक तरफ, फीमेल के हक की बात आती है, क्वियर थेरी, क्वियर बाकी लेस्बियन और उन सब के हक की बात आती है, तो एक साथ खड़े नजर आते हैं कम से कम। अगर ये अपन सोसाइटी को ऐसे अलग अलग जगहों पे अपना कंपार्टमेंटलाइज नहीं दिखती, सेग्रीगेट नहीं करते, तो यूनिटी कहाँ दिखती? तो बटलर कह रही है यही जेंडर का परफॉर्मेंस है। जेंडर बनाया ही ऑपरेशन के लिए गया था, मगर अब ये बनाई गई चीज है वो टूल बन गई है रिवोल्ट का। और कब कोई चीज है, मास्टर स्लेव वाला रिश्ता भी ऐसा ही है, कब मास्टर कोई स्लेव, स्लेव से मास्टर वाली चीज बढ़ती जाती है। तो दोनों ये परफॉर्मेंस है जेंडर का, इस पे बात करती है जूडिथ बटलर। तो ए आंसर वो सही नजर आ रहा है। अब देखिए, अब यहां बी और सी, अब सी जो जिस बच्चे ने, स्टूडेंट ने किया है, उसने सी मार्क किया है। उसने सी इतना सोचा है कि ये ऑपरेशन और उस स्ट्रक्चर से बनाई गई चीज है, मगर सी ऑप्शन में परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है, फिर परफॉर्मेंस अगेन ए में दिख रही है। तो 63rd में ए आंसर होगा। इन डैडी द इमेज ऑफ ब्लैक शू प्राइमरीली सिंबलाइजेस, सिल्विया प्लाथ के वर्क से बात है, और डैडी यहां ऑपरेशन और उसी चीज का रेफरेंस है। स्पीकर सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड कन्फाइनमेंट का जिक्र है, सीधा सा आंसर दिख रहा है। The latent dream thoughts are required to undergo alteration, a process which Freud calls. इसके अंदर अपनी आंसर की में अपन ने मार्क हो रखा है वो है बी, बट करेक्ट आंसर विल बी डी। वो इसलिए होगा 65 में आंसर डी है वो सही होगा। उसका रीजन ये है, फ्रॉइड बात करते हैं लेटेंट और मैनिफेस्टेशन। कोई चीज का मैनिफेस्टेशन कब है? लेटेंट में आपको क्या चीज दिखती है? फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हर एक चीज लिबिडो है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी ऐसी चीजें जो आप सोसाइटी को बता नहीं पा रहे हैं, वो लेटेंट बन जा रही है। धीरे धीरे उसका सपना आ रहा है उस चीज का, उस सपने पे आप बात कर पा रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा है। तो जब लेटेंट से मैनिफेस्टेशन की तरफ कोई चीज बढ़ती है, तो फ्रॉइड कहते हैं वो सीधी सीधी बात नहीं होती, क्योंकि सीधी सीधी सोसाइटी उसे हजम नहीं कर पाएगी, ना आप समाज को बता पाएंगे, और ना कुछ सीधा सीधा आपके हिसाब से हो पाएगी चीज। तो किया यह जाता है, वहां ड्रीम को डिस्टॉर्ट किया जाता है, और डिस्टॉर्ट दो चीजों से होता है। एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट से, एक होता है कंडेंसेशन से। डिस्प्लेसमेंट एंड कंडेंसेशन। तो पहली जो प्राइमरी चीज है उसे फ्रॉइड ड्रीम डिस्टॉर्शन नाम दे रहे हैं चैप्टर 6 में, और डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन है ये बाद में आती है, इसी का हिस्सा, मगर पहली चीज तो डिस्टॉर्शन है। तो इन्होंने तीनों ऑप्शन दे दिए, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, कंडेंसेशन भी दे दिया, ड्रीम डिस्टॉर्शन भी दे दिया। तो डिस्टॉर्शन एक ही पेड़ की दो ब्रांच निकली है, कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आंसर डी है यहां दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट डज द फेयरी क्वीन सिंबलाइजेस इन द फेयरी क्वीन? फेयरी क्वीन इस वर्क के अंदर सीधा सा जितनी दफा आपने जहां से ही पढ़ा हुआ, एलिजाबेथ और ग्लोरी क्वीन, उसके बारे में बात होती है। तो कोई समझाने वाला एलिजाबेथन एज का एक फेमस वर्क दिख रहा है, कोई खास चीज इसमें बताने वाली अलग से है नहीं। अब ग्लाउकेस्टर की फेमस लाइन आपको दिख रही है, फ्लाइज टू वेंटन बॉयज वी आर टू गॉड दे प्ले अस फॉर देयर ओन स्पोर्ट। ये किंग लेयर से ली हुई लाइन है, और ये ग्लाउकेस्टर का यहाँ रेफरेंस आता है। और ये कौन से प्ले हैं? हार्डी का के प्रीफेस में टेस ऑफ द अर्बर विले में वही बात गॉड डिटर्मिनिज्म उसको दिखाने के लिए की गई। तो किंग लेयर है यहां सही आंसर है।
अगला सवाल ब्लेस डेमोजिल से पूछा गया है. इन द लाइन शी हैड 3 लिलीज in her hand and the stars in her hair were 7. What do these symbols mainly suggest about blessed damozel? ये हर स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड डिवाइन ग्रेस के बारे में चर्चा है. डिवाइन ग्रेस 3 लिलीज से होली ट्रिनिटी की बात हो रही है. 7 स्टार से यहाँ 7 ग्रह के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ और भगवान खुदा ने दुनिया को बनाया 6 दिन में था, एक दिन रेस्ट किया था, वहां भी 7 दिन की बात हो रही है. तो वहां डिविनिटी, देवता, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हो रही है इस वर्क के अंदर. ये पढ़ा हुआ आपका वक्त, तो खास ज्यादा समझ दिक्कत वाली चीज नहीं है इस क्वेश्चन में भी. What does the speaker in to his coy mistress, ये तीसरा सवाल है coy mistress पे. Proposes in the concluding stanza of the poem, लास्ट में, to seize the present moment with passion. बॉल बनने के, आपस में बॉल बन जाते हैं, गुथ जाते हैं, वो वाली अप्रोच लास्ट में दिखती है. तो वही उस पैशन के बारे में बात है. टाइम मशीन पे अगेन दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है. इन टाइम मशीन व्हाट डू द एलॉय एंड मॉर्लक प्राइमरीली सिंबलाइज. तो देखिए टाइम मशीन में मेजर चीज आपको क्या दिखती है. कैपिटलिज्म से जो तैयार हैव्स एंड हैव नॉट हैं उनके बारे में आपको चीज दिख रही है. एलॉय है ये एलीट क्लास है, मर्लक है वो सबऑर्डिनेट है, और इनके बीच में वो टसल वाली है. तो ऑप्शन ए है वो आंसर है. द डीजेनरेशन ऑफ सोशल क्लासेस अंडर अनचेक्ड कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म ने क्या तैयार किया है, उस मार्क्सिस्ट व्यू को भी ये दिखा रही है नॉवल, हैव्स एंड हैव नॉट वाली दुनिया. तो यहां ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच. प्राइड यानी मद, डिस्पेयर यानी विषाद, ड्रीमिंग यानी सुप्तम, और एजिटेशन हर्ष है वो एजिटेशन नहीं हुआ करता. तो यहां डी है वो आंसर. क्वेश्चन नंबर 73 में द प्लॉट ऑफ द प्ले हायावदना कम्स फ्रॉम कथा सरित सागर. एक ये वन लाइन सीधा सा सवाल है, कोई बताने की कुछ इसमें आगे. गिरीश कर्नाड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम करने वाले एक इंसान का फेमस प्ले, सीधा सा यहां पूछा गया है इनके बारे में. What famous declaration does Satan make about ruling in hell? Better to reign in hell than serve in heaven. ये सीधी सी वापस ऑप्शन सी है वो आंसर. अब देखिए रिसर्च से भी जो चीज पूछी गई है वो वापस वही बेसिक पे चल रही है. देखिए अकॉर्डिंग टू MLA 8th edition, what is the list of sources you borrow from at the end of a paper called work cited. यहाँ आपको दो चीज़ों में कंफ्यूजन हुआ होगा, अगर हुआ है, होने वाली चीज़ तो नहीं थी. एक तो वर्क साइटेड, एक फुटनोट्स. फुटनोट के अंदर यहाँ लिस्ट ऑफ सोर्सेज को बात आ गई. अगर कोई रेफरेंस, कोई किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली चीज़ भी साथ में लिखते तो फुटनोट चल जाता. पेज के एंड में आपको चीज़ दिखती है फुटनोट, चैप्टर के एंड में वर्क साइटेड आपको दिखते हैं एक पेज में. वहां कौन कौन से सोर्सेज आपने काम लिए उनका जिक्र आता है. तो ये वर्क साइटेड. प्राइमरी सोर्सेज तो वो हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, जिनको सेकेंडरी वो जिन पे काम हो चुका है, जिनको साथ में यूज करके आप प्राइमरी पे फोकस कर रहे हैं. तो कोई ज्यादा टफ चीज नहीं थी यहां. क्वेश्चन नंबर 36 इज द ओरिएंट अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद इज, एज इट इज कोटेशन उठाई है एडवर्ड सईद के वर्क से, द स्टेज ऑन विच द होल ईस्ट इज कन्फाइंड. ऑप्शन सी है वो आंसर. अच्छा इसके अंदर देखिए द स्टेज ऑन विच द वेस्ट कन्फाइंस द ईस्ट. डी में भी कोई गड़बड़ तो नहीं है, बात ऐसी चल जाएगी, मगर ये एज इट इज कोटेशन ही है. बाकी में कोटेशन मार्क लगा रखे हैं, मगर एक्चुअल में कोटेशन सी वाला ही है. Longitudinal research is carried on over
several time period. Option B will be correct answer. In ecstasy, where are the lovers seated while their souls unite on a river bank hand in hand? एक्सटेसी की बात ही डन इस पे कर रहे हैं, दो लवर्स हैं, रिवर बैंक के साइड पे बैठे हैं, और बात करें हमारी सोल ऊपर मिल रही है, बॉडी का मिलना क्या जितना जरूरी है, तो वो प्लेटोनिक लव का आइडिया है, वो इस पोएम में दिखता है. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इन्वॉल्व? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या इन्वॉल्व होता है? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन. ऑप्शन बी है सही है. द फाइनल इमेज ऑफ लेडी लेजरस राइजिंग आउट ऑफ ऐश विद देयर रेड हेयर. यहां फिनिक्स की बात है, एक ऐसा पक्षी जो खुद को खत्म करके अपनी राख से वापस जिंदा हो रहा है, तो वही रेफरेंस मिथिकल फिनिक्स लाइक रीबर्थ का जिक्र यहां आ रहा है लेडी लेजरस के अंदर. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. What does a researcher do before the analysis of the data? Code the data. Option B. Who is represented by David in the poem Absalom and Achitophel? ड्राइडन का वर्क है एब्सलम एंड एकिटोफेल, और यहाँ इसे पॉलिटिकल एलिगरी और एलिगरी ऑफ आइडियाज इस वर्क को शामिल किया जाता है. एलिगरी आपका सरफेस, दो तरह के मीनिंग, सरफेस मीनिंग में कोई बात हो रही है, उसके नीचे की तह में भी कोई बात छुपी है, तो उसे एलिगरी कहा जा रहा है, और उसी एलिगरी का एग्जाम्पल है. तो यहाँ किंग डेविड है, वो चार्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एब्सोलम है, ड्यूक ऑफ मनमथ के बारे में बात है, तो यहाँ ऑप्शन बी है वो आंसर दिखेगा. सॉरी, ऑप्शन ए किंग चार्ल्स द सेकंड आंसर दिखेगा. ऑप्शन 1 रेस्टोरेशन के वक्त लिखा हुआ ये वर्क है, सीधा सा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है. Which theme is most powerfully conveyed at the end of Riders to the Sea? Famous Irish work, The Inevitability of Death and Human Helplessness Before Nature. 84 में सी आंसर. अगला क्वेश्चन वापस रॉबिन्सन क्रूसो पे पूछा गया है. What is Crusoe's reaction upon discovering the single footprint on the island? He is terrified and deeply disturbed. ऑप्शन सी है, जिसने यहां मार्क भी कर रखा है, सही. क्रूसो से एक क्वेश्चन समरी बेस्ड पीछे आया था, वो तो बेसिक था. दूसरा एक क्वेश्चन ये आया, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है. According to Arnold, the quoted words beginning the future of poetry is immense were first used in the English poet नाम से वर्क है. ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. What ideal form of government does Henry H.D. Thoreau ultimately support in his civil disobedience? यही सिविल डिसोबीडियंस जिससे गांधी इंस्पायर्ड है, यही थोरो जिन पे बात कर रहे हैं, और थोरो और ये सब लोग, इनका लिंक जुड़ता है शेले के आइडियाज से, उनसे इंस्पायर्ड हैं. और यहाँ सिविल डिसोबीडियंस में क्या बात कर रहे हैं? ए गवर्नमेंट रूल्ड एंटायरली बाय द मिलिट्री, ए मोनार्की गाइडेड बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स, a government with complete control over citizen lives, a government that governs not at all. सरकार जो बंदिश ना दिखाए. गवर्न का मतलब यहां नेगेटिव कोनोटेशंस हैं, जो आपको दबाने कुचलने का काम नहीं करे. तो
डेमोक्रेसी है मगर वो ज्यादा ढंग से फैली हुई, एस्टेब्लिश ज्यादा ढंग से है, उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट दैट गवर्न्स नॉट एट ऑल, जो आपको दबाने का काम ना करे। एक नेचुरल सिनेरियो, हर इंसान का हक है, नेचुरल राइट्स उसके होते हैं, तो वो कहाँ जिस भी इंसान को मिल रहा है, वो सोसाइटी, वो गवर्नमेंट बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 88, ऑडियो ब्लॉग्स आर मेनली यूज्ड इन द क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। तो ऑडियो ब्लॉग का यूज लिसनिंग में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, In the adventure of Huckleberry Finn, what is the name of the gang formed by Tom Sawyer and the boys in the cave? उसका आंसर होगा the Tom Sawyer's gang, ऑप्शन बी। In On Forgetting, why does the author consider certain kinds of absent-mindedness almost a virtue? Because he has no time to remember the mediocre. ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। मुल्कराज आनंद के अनटचेबल से सवाल है। जो 3 पिलर हैं, आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद, इंडियन नॉवेल के, वहां एक मुल्कराज आनंद का अनटचेबल, इसमें हवलदार धर्म सिंह है, ये हॉकी का रेफरेंस आता है, और हॉकी खेलने से और कैसे पहले सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, एक वक्त उससे नाराज भी हो रहे हैं मेन कैरेक्टर से। सोहिनी है, सिस्टर है, और पंडित कालीनाथ है, वो सोहनी को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है। आर एन बशीर है, इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा है, तो नॉट पूछा गया है, तो बी आंसर होगा। अनटचेबल के प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर सोहिनी है, पंडित कालीनाथ उसे मिसयूज कर रहे हैं, वही प्रोटैगनिस्ट को हॉकी खेलने और ये सब हवलदार धर्म सिंह एक बार रेफरेंस आता है, फिर उसके लिए नेगेटिव भी दिख रहे हैं, एक हिस्से में उसकी कोई गलती है और उसको एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में तीनों जिक्र नाम दिख रहे हैं, बाकी आर एन बशीर का नाम नहीं दिख रहा। Who among the following is not a character from the play Dance Like a Man? अमृतलाल, जयराज का जिक्र है, रत्ना का जिक्र है, करुथामा का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा। Which character entered the stage at the beginning of Act 1, Scene 2 of William Shakespeare's The Tempest? Tempest से सवाल है, टेम्पेस्ट के अंदर प्रोस्पेरो एंड मिरेंडा का जिक्र है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लास्ट रोमांसेस की कैटेगरी में टेम्पेस्ट आता है, और वहीं से ये क्वेश्चन एक प्रोस्पेरो और मिरेंडा के बारे में। Which of the following is not correct about महात्मा गांधी's memories of his childhood? अब देखिए यहां इस सवाल में ये कॉमन सेंस से होती हुई चीज है, आपने अगर वो वर्क को पूरा ध्यान से नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही वॉज नॉट शाय एट ऑल। अब चाइल्डहुड के बारे में गांधी इतना, ये तो गांधी ने ना तो कहा होगा कि मैं बचपन से ही बड़ा कॉन्फिडेंट था, गांधी की तो पर्सनैलिटी वैसा उस हिसाब से नहीं चीज है कि किस हिसाब से काम कर रहे हैं उनके जो, तो ही वॉज नॉट शाय एट ऑल है, ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सीधा सीधा लगेगा कि वो नॉट वाली कैटेगरी का हिस्सा तो नहीं बन सकता, तो क्वेश्चन को बड़ा पेचीदा नहीं किया गया है। इन एमिली डिकिंसन, वापस अमेरिकन लिटरेचर से ही सवाल। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, हु अकम्पनीज द स्पीकर एंड डेथ इन द कैरियज? जवाब ऑप्शन ए होगा, इमॉर्टिलिटी। फिल इन द ब्लैंक is the general term in Sanskrit for all dramatic composition? आंसर होगा डी, रूपका। (96)
चूज द करेक्ट ऑप्शन. Choose the correct option to complete the following statement. Most work of art are complicated and there is hardly a single right meaning of a work of art. It is who do the interpretation of meaning in a work of art. ये critiques. अब ये कोई समझने वाला सवाल इसमें है नहीं, इससे बेसिक और कुछ वो अगले बना भी नहीं सकते थे. तो ऑप्शन बी है वो आंसर है. Question 98. How many parts are there in Eugene O'Neill? A morning becomes Electra. यूजीन ओनील पे क्वेश्चन पूछा गया है. 3 पार्ट्स. यूजीन ओनील जिनके वर्क में आपको एग्जिस्टेंशियल टच दिखता है, अमेरिकन राइटिंग में बड़ा नाम, 3 पार्ट में है. सीधा सा सवाल है. अब देखिए उसी लहजे का सवाल आपसे वापस पूछा गया है लिंग्विस्टिक्स में. व्हाट आर साउंड्स प्रोड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द वोकल कॉर्ड्स आर वॉइसलेस साउंड. अगर वोकल कॉर्ड के टच होगा तो वॉइस साउंड की बात है, यहां वॉइसलेस साउंड. 99. In the 7 meditation chapter, specifically within the section on peace, how does the text distinguish between peace as a root and peace as a fruit of the spirit? 100 में ऑप्शन सी है वो आंसर होगा. Which of the following novels, according to M.K. Nayak, contrast Oriental and Occidental worldview in respect of basic issues such as sex, marriage, society, religion, learning and death? तो देखिए गाइड में ऐसी कोई कहानी नहीं है, अनटचेबल में नहीं है, कांथापुरा में नहीं है. सरपेंट एंड रोप है, इसके अंदर जिक्र है. इसके अंदर फ्रांस में प्रोटैगनिस्ट है, वो शादी कर रहा है, फिर इंडिया आ रहा है, वापस सावित्री का जिक्र आ रहा है. तो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट, ईस्ट और वेस्ट का मिलन है, उसके बारे में चर्चा है. तो ये ओरिएंट ऑक्सीडेंट जितना अंदाज, एम के नायक का रेफरेंस नहीं आए तो भी, एम के नायक जो इंडियन राइटिंग ऑफ इंग्लिश अपन पढ़ते हैं, तो जैसे अपन इंडियन राइटिंग और इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एम के नायक की बुक कायदे की किताब मानी जाती है. अगर राजा राव का डायरेक्ट रेफरेंस रहता, सरपेंट एंड रोप की बात आती, तो भी ये चीज़ अब सीधी सी हो जाती. यहाँ इसको एम के नायक लिखा है अलग से उस चीज़ को बनाने के लिए. तो सरपेंट एंड रोप है कुल मिला के इसका आंसर है. Know then unnumbered spirits round the fly. Who are these spirits? Sylph. रेप ऑफ द लॉक में सिल्फ, नॉर्म्स उनका जिक्र आ रहा है. सिल्फ होता है, नॉर्म्स नाम होता, दोनों आंसर है. तो यहां अभी सिल्फ ही दिया है. एक ही चीज है, अगर सिल्फ देते, नॉर्म देते, कोई सा भी देते तो आंसर. विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स इन अ कोटेशन? कॉमा ये है, सेमीकोलन ये वाला हिस्सा, कॉलन ये वाला हिस्सा. जो कोई चीज आधी है उसके बाद उसका और जिक्र आने वाला है, तो वहां अपन इन चीजों का यूज करते हैं. एलिप्सिस क्या है? कोई चीज को ओमिट करने के लिए, कोई चीज को दिखाने के लिए, सीधा जिसकी जरूरत नहीं हो वहां एलिप्सिस का यूज आ रहा है. In viral modernism, Elizabeth Otka argues that imagery of chaos and disintegration in Second Coming is linked not only to war but also to traumatic impact of pandemic. यहाँ वायरल मॉडर्निज्म के अंदर बात करती नजर आ रही है कि 1920 और 1919 के आसपास जो भी लिटरेचर के वर्क हैं, सेकेंड कमिंग हो आपके पास या उसी 20th सेंचुरी के अर्ली हिस्से में, वहाँ पेंडेमिक फैली है, बहुत से 50 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ हुई है. तो उसमें लिटरेचर में वो चीज़ कहाँ दिखाई देती है? उन वर्क में कोई रेफरेंस आ रहा है क्या? यहाँ सेकंड कमिंग का भी रेफरेंस वर्क की बात आती है, यहाँ टी.एस. एलियट के वर्क की बात भी आ रही है. तो उसमें उस पेंडेमिक को कैसे दिखाया गया है? तो इस पे इस वर्क में इस मॉडर्निज्म वाले हिस्से में बात करती नजर आती है. तो यहाँ आंसर द ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक
आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 105, Mercutio's line, "You shall find me grave man" in Romeo and Juliet is an example of which of the following? अब यहां पन है, मर्क्यूशियो दो चीजें बोल रहे हैं, पन इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। यू शैल फाइंड मी इन ग्रेव, ग्रेव एक तो गंभीर भी इंसान है वो ग्रेव है, और एक ग्रेव मरने वाले सेंस में भी है, तो एक शब्द दो मीनिंग देके जा रहा है, तो यहां पन आंसर होगा। What does Shelley request the west wind to do for him in the poem? सीधा सा है शैले की पोएम के ऊपर ना। अब बाकी तो क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही आपको नॉनसेंस नजर आएंगे। ग्रांट हिम वेल्थ एंड फेम, मेक हिम इमॉर्टल, टेक हिम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड परमानेंटली। ऑप्शन सी देखिए, स्प्रेड हिज आइडियाज लाइक लीव्स अमंग मैनकाइंड। 106 में सी आंसर है। The direct method, observe which of the following principles of language। तो एक्वायर से चीज है, कोई चीज को एक्विजिशन, यहां आंसर आएगा सी में। 107 में आंसर होगा एक्विजिशन। Which of the following targets of learning is defined by grammar translation method? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो अपन हमारे प्राइमरी स्कूलों में और जो मेथड चलता है, कोई चीज को एक जबान को दूसरी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाने वाला, उसमें ग्रामर रूल्स पे ज्यादा फोकस होता है और वोकेबलरी पे, तो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। In the poem I taste a liquor never brewed, what does Emily Dickinson compare her intense joy and excitement to? Answer will be C, a state of drunkenness caused by nature and summer air. A answer. Sorry, C answer. The theory proposed by Anandavardhana is known as the name ध्वनि। ये तो आपके ध्वनि स्कूल सीधा सीधा सिलेबस में भी दे रखा है, तो इसमें तो वैसे ही सीधा आंसर निकल रहा है। Which of the following statement about Monte Carlo simulation in research methodology is not correct? तो देखिए यहां ऑप्शन डी है वो सही होगा। वो इस वजह से है, इट फॉलोज 3 कोर स्टेप्स, यहां 4 कोर स्टेप है ना कि 3। और पहले वाला स्टेटमेंट है इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम मोंटे कार्लो कैसीनो, कैसीनो के नाम से इसका नाम पड़ रहा है, तो डी ऑप्शन है इसके अंदर। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोंटे कार्लो स्टेशन नॉट करेक्ट, तो डी है वो सही। इस करेक्ट के हिसाब से देखें तो बाकी तीनों ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, इन आर मदरलैंड द बेन ऑफ आर नेशनल कैरेक्टर्स। अब यहां बून और बेन, in our motherland the bane of our national character is। ऑप्शन बी यहां आंसर होगा। As per the opening lines of Canterbury Tales, what is the main reason people long to go on pilgrimages in April? अप्रैल का शुरुआत यानी बसंत के महीने से, ब्रिटिश लिटरेचर में अप्रैल की खास अहमियत है। मॉडर्न एज तक अप्रैल है वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। टी.एस. एलियट के जब वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो वहां अप्रैल वो क्रूअल बन जा रहा है, कि वहां जो भी ऑथोरिटेटिव चीजें हैं, जो भी डोगमा है, जो भी पुराने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीजें हैं, उनको सबको तोड़ा जा रहा है। तो अप्रैल है प्रॉस्पेरिटी, और वहां किसी श्राइन में, और ये श्राइन में जा रहे हैं सारे लोग। कैंटरबरी क्या एक श्राइन है, तो यहां
enjoy the beauty of nature and seek holy shrines. बी है वो सही आंसर है. In Dr. Faustus, the chorus describes Faustus as rising in knowledge but ultimately failing because the waxen wings didn't mount above his reach. This metaphor suggests this waxen wing का reference यहाँ Icarus की myth से है. Myth of Icarus. Icarus की myth में यही है. ओवर एम्बिशियस आदमी कैसे परेशान होके वापस उसके वैक्स विंग है और जमीन पे गिर रहा है, उसी से फॉस्टस को कंपेयर किया गया है. बिकेम ओवर एम्बिशियस एंड वाज रूइंड बाय हिज प्राइड. बी आंसर है. वन 6. Why does Faustus make a pact with the devil in the play Dr. Faustus? To seek forgiveness for his option C, to obtain knowledge and supernatural power. So option C will be the correct answer. शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का नॉवेल और इससे सवाल है, What is the name by which the narrator usually addresses Maya Devi? माया देवी को किस नाम से एड्रेस किया जा रहा है? माया थाकुमा नाम से ग्रैंड मदर थाकुमा को बोला जाता है. तो यहां ऑप्शन सी विल बी द आंसर. In which book does the essay structure sign and play in the discourse of human sciences? जैक डेरिडा का वर्क. और सबसे पहले ये हमें कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है राइटिंग एंड डिफरेंसेस. ऑप्शन सी जैक डेरिडा, स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले. इसी वर्क से हमें मालूम है एक कॉन्फ्रेंस में डेरिडा गए थे और उस कॉन्फ्रेंस में बात तो स्ट्रक्चरलिज्म की होनी थी और उसके उलट जब स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले की बात हुई तो वहां से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का दौर शुरू हो रहा है. और ये डीकंस्ट्रक्शन वाली बात का, ये पीटर बेरी के अंदर आपको लास्ट का हिस्सा है, वहां कोई कॉन्फ्रेंस का जिक्र है, वहां भी ये चीज दिख जाएगी. ऑप्शन सी है यहां सही आंसर होगा 118 में. साउंड्स इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ग्रुप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? एलोफोन्स ऑफ द सेम फनीम. बी आंसर होगा. फनीम है स्पीच साउंड, जैसे आपने बोला पे, आपने बोला के, तो जो भी साउंड निकल के आ रहा है वो तो क्या है? फनीम है. अब इन फनीम में वेरिएशन कैसे है? जैसे एक तो आप पनीर बोलते वक्त पे का यूज कर रहे हो या पी या पे का, एक पर्वत बोलते वक्त, पर्वत बोलते वक्त पे का यूज कर रहे हो, तो ये एलोफोन्स है. साउंड वर्ड है वो एक जैसा है, ध्वनि अलग अलग जा रही है, अलग अलग वेरिएशन हो रहा है, तो एलोफोन्स का जिक्र है. 119 में बी आंसर है. 120 में सोनेट 24 by William Shakespeare. How does the poet describe the role of his eyes in relation to his beloved beauty? His eyes act like a painter capturing the beloved's image in his heart. तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है. Why does the ancient mariner shoot the albatross? Rhyme of ancient mariner, Samuel Taylor Coleridge. एक सुपरनेचुरल टच और बैलेड फॉर्म में दिखाया गया है इसे. यहां इस वर्क में सीधा सा ऑप्शन आउट ऑफ सडन इरेशनल इंपल्सेस. बी आंसर. बाकी ऑप्शन तो आपको लगेंगे ही पूरे पूरे नॉनसेंस. In self-reliance, what does Ralph Waldo Emerson identify as the true mark of genius? सेल्फ रिलायंस की, अब जैसे इस क्वेश्चन में आंसर देखिए सीधा कैसे निकल रहा है. जैसे पीछे मैं सेल्फ रिलायंस के बारे में विटमन की भी बात कर रहा था, सेल्फ रिलायंस एमरसन की भी बात कर रहा था. ये सेल्फ रिलायंस का आइडिया आया तो एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन नाम से सैमुअल टेलर कॉलरिज ने वर्क लिखा था और उसी से एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन से इंस्पायर्ड होकर एमरसन ने वर्क लिखा था नेचर.
उसमें सेल्फ रिलायंस है। और अमेरिकन राइटिंग में सेल्फ रिलायंस है धीरे धीरे हर जगह दिखता है। फिर ये अमेरिकन ड्रीम का आइडिया भी सेल्फ रिलायंस के ऊपर ही टिका हुआ है। ये सेल्फ रिलायंस का अगर ये पूछ लिया जाए कि सेल्फ रिलायंस कहते किसे हैं, और उसका सीधा सिंपल सा खुद पे चीज, आप खुद पे जब डिपेंडेंट है वो वाली बात है। तो यहाँ बाकी ऑप्शन को देखिए खुद, मतलब ऑप्शन बनाने वाले ने भी जोर लगाया ही नहीं है, सीधी सीधी चीजें दे रखी है। ट्रस्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग वंस ऑन इनर थॉट एंड कन्विक्शंस, ऑप्शन सी है ये आंसर। What comparison does Donne use to describe the lover's soul? वहां वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग नाम से डन का वर्क है, उसके अंदर कंपस जो मैथमेटिक्स का प्रकार अपन यूज करते हैं वो यूज किया जा रहा है। तो डन अपनी बिलविड से कह रहे हैं रोना मना है, क्यों रोना इसलिए नहीं है, हम तो एक ही प्रकार के हिस्से हैं, जिस प्रकार को तो वो तो उसे तो जॉइंट, उसमें तो जॉइंट दिख रहा है प्रकार में। ये ऐसा मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है कि हम एक ही सिरे हैं, आप स्टेबल रहती है, मैं घूम के वापस आपके पास पहुंच जा रहा हूं, तो हम अलग थोड़ी हुए हैं, घूम के आना तो आप ही के पास है वापस। तो ये डन कह के जा रहे हैं इसके अंदर। तो लाई के कंपस, वो फेमस सा एक कंसीट डन की पोइट्री में वो यहां दिख रहा है। अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 124 उससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इफेक्ट डज ईटिंग द लोटस फ्रूट हैव ऑन द मरीनर्स। यहां आंसर, इट मेक्स देम लूज द विल टू कंटिन्यू देयर जर्नी। ऑप्शन बी है, यूलिसिस से लिया गया है, और यूलिसिस में ये टेनिसन की पोयम है, और यहां लोटस फ्रूट की वजह से बीच में जो भी डेडलॉक आ रहा है उनको जर्नी उनसे अलग करने के लिए चीजों को, तो लोटस फ्रूट का जिक्र आता है। तो यहां ये सीधा सा बी ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रू सब्लिमिटी ऑन द सोल। इट, अब देखिए बाकी ऑप्शन देखिएगा इसमें, इट कंफ्यूजेस द लिसनर एंड ऑब्सक्योर मीनिंग, इट इनकरेजेस इनडिफरेंस टुवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर, इट प्रोड्यूस ओनली टेम्पररी एडमिशन। मतलब कोई कंफ्यूज आपको पैदा करना अगला चाहे ना, सीधा सीधा आप ऑप्शन बी। What does Absalom represent allegorically in the poem Absalom and Achitophel? ड्यूक ऑफ मैनमथ का जिक्र जो पीछे भी अपन कर रहे थे, जब नाम आया था ड्यूक ऑफ मैनमथ का रेफरेंस आया था। Choose the correct answer to fill in the blank with reference to wings of fire। कलाम का वर्क है, अब्दुल कलाम, और उसके ऊपर आंसर यहां दिखेगा ऑन दी, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मैनी पीपल। साइंटिफिक सोसाइटी में भी हारमनी की जरूरत है, उस हारमनी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 128 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, चूज द करेक्ट आंसर विद द रेफरेंस टू द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। व्हाट एफर्ट डू द विलेजेस नॉट मेक टू रिलाइव the woman's pain? They wish the scorpion to remain motionless wherever it was. They chanted the name of God. They began to search for the scorpion, finally found it and killed to make it still so that could get relief. ये गलत है। वो ना तो उसे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है और ना उससे कोई रिलीफ की चर्चा है। बाकी तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। यहां नॉट पूछा है। जैक दरीदा के ऊपर वापस क्वेश्चन है, of grammatology offers a critical examination of Western philosophical tradition of logocentrism। लोगो यानी कि आपका स्पीच साउंड, और उसका ब्रिटिश सोसाइटी में पुराना ट्रेडिशन ये रहा है
कि स्पीच को राइटिंग से हमेशा प्रायोरिटी दी है, और एरिस्टोटल से, प्लेटो से ये चीज आपको दिखती है। तो उसी के ऊपर एक कमेंट है डेरिडा का। अब देखिए, पहला राइटिंग को प्रिविलेज बताया तो गलत हो गया। वेस्टर्न फिलॉसफी हैज प्रिविलेज स्पीच ओवर राइटिंग, viewing speech as embodying an immediate presence of meaning and writing as mere secondary representation of the spoken word। ये बात ठीक है, और इसी के ऊपर बात कर रहे हैं डरीदा। वेस्टर्न फिलॉसफी, ये चीज अपन ने चर्चा करी, इसमें बी ऑप्शन, बी आंसर होगा। The 8 primary sentiments that are recognized in drama as per नाट्य शास्त्र are, छठे और जो 6th और 7th चैप्टर है उसमें रस और भाव और उनकी चर्चा है नाट्य शास्त्र में। वहीं से इसके आपके नाट्य शास्त्र पीछे के जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से दिख रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास फ्यूरियस, हेरोइक, ट्रबल, ऑडियस एंड मार्वलस। ए ऑप्शन है वो सही आंसर। Question number 32, the phrase the plaintiff is ready to take the witness stand belong to which of the following register? रजिस्टर क्या होता है? एक स्पीकर है, वो जिस भी कम्युनिटी सोसाइटी में है उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को ढाल ले, उसे कहा जाता है रजिस्टर। वो एलिट के साथ है तो वो वाली लैंग्वेज, वो कोर्ट में है तो उसके वैसी वाली लैंग्वेज, वो किसी हॉस्पिटल में है तो उसी तरह की भाषा, तो वो रजिस्टर की कैटेगरी है। अब यहाँ प्लेंटिफ, कोई भी दोषी है, कोई प्लेंटिफ है, इज रेडी टू टेक द विटनेस स्टैंड, बिलोंग्स टू लीगल रजिस्टर है, ये कोर्ट की भाषा है। 132। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एरिस्टोटल अटैक्स इमिटेशन इन पोएटिक्स। एरिस्टोटल इमिटेशन को अटैक नहीं करते हैं पोएटिक्स में, इमिटेशन तो कायदे की बात है एरिस्टोटल के लिए। एरिस्टोटल स्टेट्स दैट फ्रॉम चाइल्डहुड मैन हैव एन instinct for imitation and that distinguishes man from other animals is that he is far more imitative। ये बात अभी तक ठीक है। For Aristotle, poetry is essentially a mode of imitation and the imitation is a mode of learning and is also associated with the pleasure and hence there shall be no place for poetry in। ऐसी बात प्लेटो करते हैं, एरिस्टोटल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 35, 135। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉनिकल प्ले। अब ये सवाल बिल्कुल बेसिक सा है। क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी में अपन देखें हेनरी, हिस्ट्री प्लेस की बात है। हिस्ट्री प्ले इनमें से कौन सा नहीं है? वो हेमलेट नहीं है, तो हेमलेट सही आ गया आंसर। कंट्रोल प्रोसेसिंग इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लीड टू अ लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको ग्रामर और वोकैब के बारे में दूसरी भाषा से चीजें रटाने वाली चीज दिखती है, तो वहां हो सकता है वो ड्रिल मेथड और वो सब चीजें नहीं है, तो फ्लुएंसी ना बने। तो फ्लुएंसी इसका आंसर आएगा 136 में। According to Ferdinand de Saussure, the term signified refers to। Saussure है लिंग्विस्टिक, 1919 के आसपास बात करते हैं कि आपके पास एक तो सिग्निफायर है और एक सिग्निफाइड है। सिग्निफाइड है ये कंसेप्ट है और सिग्निफायर आपका साउंड है, अभी इमेज बना है वो है। जब आप बोलोगे डॉग, और डॉग जब बोला तो जो शब्दों का उच्चारण आपके पास आया, तस्वीर आपके पास आई, तो वो तो साउंड क्रिएट हुआ, वो तो सिग्निफायर है। और इसका जब पिक्चर आपके दिमाग में एकदम एस्टेब्लिश हो गई, आपको समझ में आ गया, वो आपका सिग्निफाइड है। और इन्हीं दो से मिलके बनता है साइन, और हर आपकी जबान है वो साइन से ही है, शब्द है वो साइन है। और इसी चीज को ये कहते हैं लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है आपकी, क्योंकि किसी भाषा में डॉग, किसी जगह पे डॉग, किसी के दिमाग में किसी डॉग की अलग इमेज बन रही है, किसी के दिमाग में मिस्टिफ की बन रही है, किसी के दिमाग में लेब्रोडॉग की बन रही है। तो लैंग्वेज भी आर्बिट्रेरी हो गई उसी वजह से। एक फिक्स कोई साइन ना, तो उसकी साउंड तो फिक्स है मगर उसका कंसेप्ट है वो कोई फिक्स नहीं है दिमाग में।
तो यहां द कंसेप्ट और मीनिंग एसोसिएटेड विद स्पोकन वर्ड, सी आंसर है। इन द पोएम गुड मोरो व्हाट मेटाफर डज जॉन डन यूज टू डिस्क्राइब द लवर्स रूम, तो यहां जिक्र यूनिवर्स का आता है, तो यहां वर्ड की बात आ गई, सी। जेडू कृष्णमूर्ति वॉज बोर्न इन 1895, 139 में बी आंसर। What is the central situation present in the poem Ulysses? Ulysses is preparing for war against Troy. ये यूलिसिस होमर का वर्क है, उसमें तो ये बात हो रही है, पोएम में ये बात नहीं हो रही। यूलिसिस इज कंटेंटेडली रूलिंग हिज किंगडम ऑफ इथाका, कंटेंटेडली रूल तो नहीं कर रहे हैं, यूलिसिस जर्नी पे हैं और अपना जो इथाका का जगह है उसे छोड़ के वापस जाने वाले अपने बेटे को सौंप के। यूलिसिस प्लान टू रिक्लेम लॉस्ट ग्लोरी इन फाइनल एडवेंचर, और रिक्लेम ग्लोरी वापस या आगे एडवेंचरस जिंदगी जीने वाले हैं, इथाका में बैठ के राज नहीं करने वाले, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। In the broader introductory context of the novel's theme, what are the two major cultural institutional forces in Ireland that Stephen Dedalus feels he must escape to realize his potential as an artist? दो चीजों का जिक्र है आपका, एक तो क्रिश्चियनिटी और एक आपका नेशनलिस्टिक डॉगमा है, एथोस है, डिस्कोर्स पूरा है, उसको हटा के आगे बढ़ना होगा। तो कैथोलिक चर्च और यहाँ क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक चर्च और आयरिश नेशनलिज्म, ये सीधी सी थीम नॉवल में दिखती है। तो डी ऑप्शन हुआ 142 में। एज आई वॉक थ्रू द वाइल्डरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड आई लाइटेड ऑन अ सर्टेन प्लेस वेयर वाज अ डेन, व्हाट डज डेन सिंबलाइजेस इन दिस ओपनिंग लाइन फ्रॉम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यहां ऑप्शन में आंसर आएगा बी प्रिजन, क्योंकि ये वर्क बनियन ने प्रिजन में ही लिखा था, वहां बैठ के पूरा काम किया था, तो इसी रेफरेंस के प्रिजन आंसर है। हाउ इज Tom Jones primarily characterized in the novel? Tom Jones, Fielding का work, a good-hearted but impulsive and flawed. Important. वो 44 C answer. In the poem Birches, what does Robert Frost initially imagine to be the reason for bending of the birches? यहां जिक्र देखिए 145 में, सीधा सा पोएम पढ़ते हैं तो जो बर्चे जो टहनियां वो झूल रही हैं, बच्चे उस पे झूला ले रहे हैं, उनका ऊपर और नीचे जाना जिंदगी की जर्नी को दिखा रहा है। तो यहां आंसर है कौन सा दिखेगा बर्चेज में? अ बॉय स्विंगिंग ऑन द बर्चेज, ऑप्शन सी है वो आंसर। क्वेश्चन है 146, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Consider Kalidas' interest and admiration for beauty of. It leads to the conclusion he must have been a native of the city Ujjaini. उज्जैन के सी ऑप्शन सही है। Now, last 2-3 questions are left. Which phrase in the Whitsun wedding best reflects Larkin ironic and ambivalent attitude towards marriage? मैरिज को लार्किन फार्स बता के जा रहे हैं, विटसन वेडिंग में शादी का एक मजाक की तरह लार्किन दिखा रहे हैं, और यहां आंसर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सक्सेस सो ह्यूज होली फार्सिक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Choose the correct option with the reference to Raju in the novel The Guide. Raju seduced a widow, Rosie. Rosie कोई widow नहीं थी. He invented whole new historical past as a guide. Raju took care of his old mother. देखिए दो ऑप्शन तो सीधे सीधे पहले ही गलत हो गए। He was shunned as a holy man. जिसको शन की मीनिंग नहीं मालूम है वहां ये गलत करके आएगा। इसका आंसर बी, he invented wholly new historical past as a guide सही है। और यहां ही वो शन एज अ होली मैन बाय रेवरेंशियल विलेजेस, शन मतलब उसे होली मैन की कैटेगरी से हटा दिया गया, दूर कर दिया, बट उसे तो होली मैन कंसीडर किया गया था। तो यहां ये डी वैसे गलत हो गया, तो बी बचता है, ऑप्शन बी आंसर।
व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक ज्यू, शाइलक का एंटोनियो को लोन देना और उसके ऊपर कोर्ट में मामला चलना, उसके ऊपर बेस है, तो ये लीगल डिस्प्यूट है। ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। लीगल डिस्प्यूट बिटवीन एंटोनियो एंड शाइलक ओवर ए लोन, ऑप्शन सही है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज वेयर आर सेटन एंड हिज फॉलोअर्स कास्ट आफ्टर देयर रेबेलियन? दुनिया, उस जन्नत की दुनिया से बाहर भेजने के बाद उसके सेटन और उसके फॉलोवर कहां हैं? हेल है, ये आंसर है, डी आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। इसके अंदर हमने बात करी कि आपके 150 क्वेश्चंस में से देखिए बहुत ज्यादा कोई ऐसा लगे कि 2-5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपके पेपर में कहीं दिक्कत आपको भी नहीं हुई होगी, जो ठीक से पढ़ा है, पढ़ के जिसने तैयारी करी है। तो ये आपकी आंसर की थी। अब किसी ने कोई सवाल पूछा, आपकी आंसर की कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। जी जैन की का टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको ये अवेलेबल हो जाएगी आंसर की, वहां से देख सकते हैं। और 1-2 आंसर को यहाँ मैंने कुछ जो गलत मार्क हो गए थे वहां एक्सप्लेन किया, उससे देख सकते हैं। तो अगली क्लास में ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट चीज दोबारा दिखेगी, जो जरूरत होगी जिस पे बात करने की, उस पे मिलेंगे, बात करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।